बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज मैं हाज़िर हुई हूँ मने आशिक कल्बे यार हस्तम रिटन बाय अरीज शाह की 4th एपिसोड के साथ। तो आप में से अगर किसी ने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं मने आशिक कल्बे यार हस्तम रिटन बाय अरीज शाह की 4th एपिसोड। इसने चॉकलेट वहीं बेड पर रखती थी कि देखकर खुद ही उठा लेगी, इस सोच के साथ कि वो वहीं बेड पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम निपटाने लगा, जबकि ताहान बेड पर लेटा अपने नन्हे से हाथ से अपना नन्हा सा पैर पकड़े मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था। इसे बेटे की हरकत नागवार गुजरी तो हाथ बढ़ाते हुए इसका पैर इसके मुंह और हाथ से निकालकर सीधा कर दिया। ताहान ने मुंह बसोरा और फिर हाथ पैर मारने में मसरूफ था। शायद इस वक्त इसका रोने का मूड नहीं था। वो बर्तन धोकर हाथ दुपट्टे से साफ करती कमरे में आई तो पहली नज़र अपने लाडले पर और दूसरी नज़र पास ही रखी चॉकलेट पर गई। वो चॉकलेट लेकर आया था इसके लिए। इस तरह की कोई गलतफहमी इसे नहीं हो सकती थी क्योंकि इसके सामने वो खुद को बहुत मैच्योर जाहिर कर रही थी। अब वो एक शादीशुदा लड़की खुद को बच्ची बनाकर इसके सामने पेश कर नहीं कर सकती थी ना। इसने इसे बिल्कुल भी नहीं बताया कि इसे चॉकलेट पसंद है, क्योंकि तायमी ने कहा था कि वो इसके चौंचले हरगिज़ नहीं उठाएगा और ना ही वो अपनी खुशी से इसे साथ लेकर गया था। इसने सिर्फ इसे अपनी बेटी के लिए शादी की है तो सोच भी नहीं सकती थी कि बेटे के लिए शादी की, तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इसकी किसी ख्वाहिश को पूरा करेगा। एड्डा भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए था किंजिश बंदे ने। तो क्या वो ताहान के लिए लेकर आया था, लेकिन वो तो सिर्फ 3 महीने का बच्चा कैसे खाएगा? वो परेशान होकर इसे देखने लगी। चाहू ताहू चॉकलेट नहीं खा सकता, वो छोटा है ना, अभी तो इसकी दांती भी नहीं आई। वो इसे देखते हुए बताने लगी। दावर ने एक नज़र घूर कर इस लड़की को देखा जो कल बड़े मज़े से अपने बेटे से शिकायत लगा कर कह रही थी कि तुम्हारे पापा को इतनी तौफीक नहीं कि तुम्हारी मामा के लिए कहते चॉकलेट ही ले आए, और आज जब वो ले आया था तब नखरे दिखा रही थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के दांत नहीं है और वो सिर्फ 3 महीने का, लेकिन आइंदा मैं ख्याल रखूँगा। सो बीबी, अब आप अपने बेटे को संभालें और मुझे मेरा काम करने दें। ना मुझे तुम्हारी आवाज़ आनी चाहिए और ना ही तुम्हारे लाडले की, याद रखना। वो दांत पीस कर कहता दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया, जबकि वो फरमाबरदारी से हाँ में सर हिलाती ताहान के पास बैठकर इसके साथ खेलने लगी। ताहू बेबी, अगर आप माइंड ना करो तो ये चॉकलेट मामा खा लें, क्योंकि आप तो वैसे भी नहीं खा सकते, आपकी तो दांत ही नहीं है ना। वो काफ़ी देर चॉकलेट को देखती सोचती रही कि क्या करे, फिर खुद ही अपने ताहू बेबी से पूछने लगी। वो अपना तमाम तर ध्यान अपने काम की तरफ लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी बात सुनते ही दावर के घनी मूंछों तरह अन्नाबी लब मुस्कुरा उठे। वो इसके यूँ इजाज़त मांगने पर ताहान साहब ने खूब जोशो खरोश से हाथ पैर चलाए थे, जिस पर वो खिल उठी। ओ मेरा बेबी कितना पाला, थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी मम्मा अकेले नहीं खाएगी, मम्मा को छोटे बेबी को खिलाना भी आता है। वो पैक खोलकर चॉकलेट को अपनी उंगली पर हल्का सा लगा इसके नन्हे से लब के साथ टच करती एक बाइट खुद भी ले रही थी। यमी है ना? इसने पूछा, जबकि ताहान अपने लबों पर ज़ुबान बार बार फेरता फुल जोश में न जाने कौन सी ज़ुबान में अपनी मामा के साथ गुफ्तगू कर रहा था। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए इतने प्यारे लग रहे थे कि दावर चाह कर भी अपनी निगाहें इन दोनों से नहीं हटा पाया था। आज रात पार्टी थी तो इसे जल्दी घर के लिए निकलना था, अपना सारा काम ख़त्म करके इसका इरादा वापस जाने का था। अभी वो अपना काम निपटा ही रहा था जब जैन अंदर दाखिल हुआ। यार तुम्हारी ये भाई कितना तेज़ है, इसने तो मेरा आधे से ज़्यादा काम कर दिया, मानना पड़ेगा इस बंदे को। अब इसको बताए मुझे वक्त भी कितना हुआ कि इसने मुजरिम को भी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। कसम से मैं तो इस बंदे का फ़ैन हो गया हूँ। वो अपनी धुन में बोले जा रहा था, जबकि वो जैन को देखता एक नज़र बाहर कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए जावर को देखने लगा। जावर तो मेरे केस पर काम करा, तुमने इसे कहा केस सॉल्व करने के लिए, वो मेरे अंडर, तुम इसे कोई ऐसे काम नहीं दे सकते। तुम इसे कैसे कोई काम दे सकते हो? इसे ना जाने क्यों जैन पर गुस्सा आने लगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तुमसे इजाज़त मांगने वाला था, इस सिलसिले में मुझे वो काफ़ी ज़्यादा ज़हीन लगा और यही मैंने सोचा कि मेरे काफ़ी काम आ सकता है, तो मैं तुमसे इस बारे में बात करने के बारे में सोच रहा था। मैंने इसे भी इस बारे में बताया था कि इसे मेरे केस पर काम करने में कोई एतराज़ नहीं था। मैंने सोचा जब तुम्हारे केस पर वो अपना काम मुकम्मल कर देगा तो मेरी थोड़ी सी मदद करवाएगा, लेकिन यार सच में वो बहुत होशियार है। अभी मैंने इसे सिर्फ कुछ डिटेल्स ही बताई थी काम के बारे में और वो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म कर चुका। यकीन नहीं आ रहा मुझे, देखो ज़रा इस फाइल को। वो फाइल इसके सामने खोलने लगे, लेकिन दावर ने गुस्से से फाइल बंद करके टेबल पर पटक दी। मैं इसे कितने दिनों से अपने काम के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वो मेरा काम छोड़कर तुम्हारे इस फजूल कामों में लगा हुआ। हद होती है जैन, तुम मेरे अंडर काम करने वाले ऑफिसर को अपने कामों में क्यों लगा रहे हो? किसकी इजाज़त से तुमने इसे कोई भी काम दिया? और अगर तुम इसे कोई काम दे ही रहे थे तो कम अज़ कम मुझे बताना तो चाहिए था। सिर्फ इसकी वजह से आज एडवोकेट मालिक की जान खतरे में है, क्योंकि मैंने इसे इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करने के लिए कहा था और इस वक्त ये तुम्हारे किसी काम के लिए गया हुआ था। इसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था और जैन के साथ दोस्ती भी वो सिर्फ दोस्ती के वक्त ही निभाता था। इस वक्त वो इसका जूनियर था और वो सीनियर होने के नाते इसे इसकी गलती का एहसास दिला रहा था। आई एम रियली सॉरी यार, मैं तो बस तुम्हें ये बताने आया था कि मैं इसकी मदद चाहता हूँ अपने केस के लिए, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि तुमने इसे किसी और काम के लिए भेजा हुआ है। मैं आइंदा एहतियात करूँगा, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे भी मना कर देता हूँ अपने काम के लिए। इसके गुस्से को देखते हुए जैन ने इसे समझाने के लिए कहा, तुम्हें इससे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कल मैं खुद ही इससे इस मौजू पर क्लियर बात कर दूँगा।
वो कहते हुए कमरे से बाहर निकलकर जावर की टेबल के सामने जा रुका। इंस्पेक्टर, आप मेरे अंडर काम करें तो मेरे ऑर्डर के बिना आप किसी और इंस्पेक्टर की कोई बात नहीं मान सकते। जब तक आपको मेरी तरफ से ऑर्डर जारी ना किया जाए तब तक आप मेरी मर्ज़ी का काम करें। अपनी मर्ज़ी का काम ना करें तो आपके हक़ में बेहतर रहेगा। आप ये बात मत भूलें कि आपको आपकी कारकर्दगी के स्टार्स मैंने देने, किसी और ने नहीं, इसलिए बेहतर है कि आप मेरे काम पहले करें। वो काफ़ी सख्ती से इससे बात कर रहा था, जबकि वो सर झुका इसकी बात को सुनकर हाँ में सर हिला गया। दिल दावर चला गया तो वो सुकून से कुर्सी पर वापस फैल कर बैठ गया। आज तुम्हारे साहब सुबह सुबह चले गए, इन्हें क्या हमें डांटने के अलावा और कोई काम नहीं? और ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वो कांस्टेबल को देखते हुए कहने लगा। वो साहब अपने घर गया, जिनके घर में पार्टी है ना, हम भी सब वहीं जाने वाले हैं। आप भी आ रहे हैं क्या हमारे साथ? वो इसे पूछने लगा। नहीं, मैं तो नहीं आ रहा, मुझे किसी पार्टी पर इन्वाइट नहीं किया गया। लेकिन पार्टी किस चीज़ की है ये भी तो बताओ। इन साहब का बर्थडे तो है नहीं आज, इसने यकीन से कहा, क्योंकि इसका बर्थडे इसका बाप अकेले ही सही लेकिन बहुत खुशी से मनाता था, इसलिए इसकी सालगिरह की तारीख इसके जहन में हमेशा से महफूज थी। नहीं जी, साहब की सालगिरह नहीं है, इनके वलीमे की बात हुई है। इन्होंने दूसरी शादी की है ना, बस इसी के सिलसिले में पार्टी दी है। वो जो पानी का गिलास अपने लबों से लगाए इसके जवाब का मुंतजिर था, इस जवाब पर इसके मुंह से पानी बाहर निकला। क्या दूसरी शादी? इसने दूसरी शादी कब की और क्यों? वो तो पहली वाली शादी से बड़ा खुश था और इसका बच्चा भी तो था ना पहली शादी से, इसने दूसरी शादी कर ली, पहली वाली कहाँ गई? वो जल्दबाजी में कितने सवाल पूछे गया। जी साहब, इनका एक बच्चा भी है पहली शादी में से, लेकिन पहली बीवी छोड़ दिया। अब दूसरी बीवी के साथ रहते हैं। दूसरी बीवी अपने फ़ारूक साहब की भतीजी है। पहली बीवी को क्यों छोड़ा और दूसरी शादी क्यों की, ये सब कुछ तो मैं नहीं जानता। बस इतना पता है कि इनका बच्चा इनकी दूसरी बीवी के पास ही होता है, क्योंकि शादी से पहले तो इसे यहाँ लाया करते थे। और इसने तफसील से बताया। प्यारे बाबा, आज मैं आपको खबर सुनाऊंगा जो यकीनन आपको झटका देगी, क्योंकि ये वो खबर है जो आपसे पहले मुझ तक पहुंची है। इसे इस खबर की जल्दी से जल्दी अपने बाप तक पहुंचा रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि बाबा से पहले कोई बात दावर के बारे में इसके कान तक पहुंची थी। मैं लगता है अभी बाबा को पता होना, बाबा मीस ना बने होना। बस मतलब वहाँ पार्टी कर रहा और आप इस पार्टी पर जाएंगे? हरगिज़ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी महफिल का हिस्सा बनने के लिए। इसने हमारी बेटी की जगह किसी और को दे दी, इसलिए ये पार्टी दे रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको भी तो जाने की, हमारी बेटी की बर्बादी की पार्टी है ये। शकीला बेगम का तो बस नहीं चला था, वो कुछ कर जाए। इनके दामाद ने दूसरी शादी कर ली थी और अब वो इसकी पार्टी दे रहा था। ये बात इन्हें किसी तौर हजम नहीं हो रही थी। वो जो इतनी लंबी प्लानिंग करके बैठे थे, सब धरी की धरी रह गई। अब वो लोग सवाए हाथ मलने के और कुछ नहीं कर पा रहे थे। अरे चुप करो, तुम्हारी बेटी ने तो ज़िंदगी अजाब कर दी है मेरी, और अब तुम भी वही काम कर रही हो। बेवकूफ़ औरत, तुम्हारी बेटी को भी तलाक नहीं हुई जो तुम मरे जा रही हो। ये इसी की गलतियों का नतीजा। खुद तो जाकर बैठ के वहाँ ड्रामे करने के लिए और अपने साथ साथ हमारी उम्मीदों पर भी पानी फेर गई है। इसे कहो कि इसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अभी तक इसके पास मौका मौजूद है। अभी तक इसकी तलाक नहीं हुई। जब तक वो इसे तलाक न दे रहे तब तक उम्मीद का दामन हाथ से न छूटने मत दो। अब तुम्हारी बेटी इतनी काबिल तो है ना कि अब अपनी जगह वापस हासिल कर ले, और वैसे भी तुम्हारी बेटी इसके बच्चे की माँ, और वो इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारी बेटी का बच्चा इसकी जायदाद का वारिस बन सकता है। और एक बात हमेशा याद रखना, इतने कम सन बच्चे को कोई भी कानून बाप के हवाले नहीं करेगा। अगर तुम्हारी बेटी ने इस पर एक केस कर दिया ना, तब भी हमारा काम बन जाएगा। वो इन्हें समझाते हुए बोले, इनकी बात गलत तो हरगिज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की जगह किसी और को देखकर इन्हें सुकून कैसे आता? बेटी तो करतूत ही ऐसे थी, तो फिर देखना ही पड़ना। अब मज़ीद नखरे करना बंद करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो खुद घर आकर इन्विटेशन कार्ड देकर गया, और अगर हम नहीं जाएंगे तो इसे यही लगेगा कि हम इसकी खुशी में खुश नहीं, जबकि मैंने इसकी खुशी में खुशी का इजहार कर दिया। मैंने इसे बताया कि सारी गलती मेरी बेटी की है, और अगर इसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो इसमें सारा कसूर मेरी अपनी बेटी का है। दावत से कोई गिला शिकवा नहीं, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर इसने दोबारा से अपना घर बसा लिया। और तुम्हें भी यही ड्रामा करना होगा, क्योंकि अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा तो हम नहीं डालना ना। और ये तुम्हें भी तो देखना कि जिस लड़की से इसने शादी की है वो कैसी है, कितनी चालाक है, और हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है। वो बहुत गहराई से इस बारे में सोच रहे थे। लड़की क्या होगी? कोई औरत होगी। औरत? मुझे तो लगता है इसकी दूसरी शादी होगी। हमारी बेटी से तो चालाक ही होगी। हमारी बेटी तो अपने ख्वाब पूरे करने से फुर्सत नहीं, वो क्या अपना घर बना पाएगी? मुझे तो डर लगता है कि इसकी दूसरी बीवी कहीं मेरी बेटी का घर बर्बाद ना कर दे। मेरी बेटी अपने बचपने में बस कर दो बेगम, तुम्हारी बेटी के बचपने ने तो सारी तबाही मचाई है। सारी प्लानिंग कर रखी थी मैंने, तुम्हारी बेटी ने बिगाड़ दी। अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं खुद करूँगा। मैं दावर को अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता, वरना मैं बर्बाद हो जाऊँगा। जाओ जल्दी से जाकर अपनी तैयारी मुकम्मल करो। तुम्हें मेरे साथ आना और बहुत खुशी से आना, याद रखना। वो बेहद गुस्से से कहते कमरे से निकल गया, जबकि शकीला बेगम को ना चाहते हुए भी तैयार होकर इनके साथ जाने पर राज़ी होना पड़ा था। आ जाओ यार, मैं तुम्हें अपनी होने वाली भाभी से मिलवाती हूँ। ये रही मेरी भाभी। आज जुबारिया की 2 सहेलियाँ आई थी जो इससे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो वो इन्हें इसके कमरे में ले आई। ये तो बहुत प्यारी है, लेकिन तुमने इसे छुपाया हुआ क्यों? कहीं नज़र लग जाने का डर तो नहीं? भाभी के लिए बड़ी पॉजेसिव हो, इसकी सहेली ने इसे छेड़ते हुए कहा। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बहुत प्यारी है, लेकिन मैं इसे नहीं छुपाती। ये खुद छुप कर रहने की आदी है। मेरा मतलब इसे ज़्यादा लोगों में बैठना उठना पसंद नहीं, ये तन्हाई पसंद है। वो इसे अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए बोली, तो सहर मुस्कुराकर इनसे हेलो करने लगी।
और सुनाओ सहर, हमारे दुल्हा मियाँ से बातचीत होती रहती है या नहीं? तुम्हारी होने वाली नैन की तो कहानियाँ ख़त्म नहीं होती अपने मंगेतर के बारे में। ज़ुबारिया की सहेली से देखते हुए बताने लगी, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरे भाई से ठीक से बात भी नहीं करती, शर्माती है, क्या बताऊँ तुम, इतना शर्मा कर मैं तो एक दिन में थक जाऊँ। और वैसे भी ज़ावर को ऐसी शर्मीली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं, इसे मेरे जैसी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की पसंद है, जो अपने लिए खुद बात करने की हिम्मत रखती है और किसी दूसरे की ज़ुबान की ज़रूरत पेश ना आए। इस बेचारी को तो खुद से बोलना तक भी नहीं आता, समझ नहीं आता मेरे भाई इसके पीछे पागल कैसे हो गया। कभी कभी तो मुझे अपने भाई पर तरस आता है कि इसे गूंगी लड़की मिल रही है, क्योंकि जो लड़की अपने लिए भी आवाज़ ना उठा सके, मेरे लिए तो वो गूंगी होने के बराबर है। वो अपने बालों की कटिंग को पीछे करते हुए अदा से बोली थी, शहर चाहकर भी नहीं बता सकती कि बड़ों के फैसले का एहतराम करना इसकी तरबियत है, वरना अगर वो इसके जैसी बोल्ड और कॉन्फिडेंट होती तो अब तक रहील से शादी से इनकार कर चुकी होती। हाँ यार, ये मैं खुद देख रही हूँ, ये तो बिल्कुल बात नहीं करती, कैसी बोरिंग भाभी है। तुम छोड़ो इसे, अपने मंगेतर के बारे में बताओ, इसका क्या हाल चाल है, कब तक शादी है तुम दोनों की? वो शहर के टॉपिक से हटकर दूसरे की तरफ आ गई। अरे वो तो मरा जा रहा है शादी के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अभी थोड़ी सी आज़ादी चाहती हूँ। इसने बड़े मज़े से झूठ बोला, शहर इसे देख कर रह गई। ये शादी नहीं चाहती थी या अभी वो खुद ही शादी नहीं करना चाहता था? अरे यार क्यों इनकार कर दिया तुमने? अब तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए, और वैसे भी अब कौन सा तुमने कुछ और करना है, तो शादी करवा लो, कम से कम हम तो एंजॉय कर सकेंगे ना। हाँ सोचता तो था कि अब शादी के बारे में फ़ैसला करने का, लेकिन अभी मूड नहीं बन रहा, और वैसे भी अभी हम मंगनी को एंजॉय करें, कितनी देर एंजॉय करनी है। बस बात ये ना, बिजावर साहब मुँह नहीं लगा रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ना एक बार अपने आप इनको आजमा लेना चाहिए कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दूसरी लड़की कहने लगी, जो उसके स्टाइल और बातों से काफ़ी हद तक जलन महसूस कर रही थी। इसकी जलन इसके चेहरे पर नज़र आ रही थी, जिसे इसने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे इसे आजमाने की ज़रूरत नहीं, इसने काट खाने वाले अंदाज में कहा। शहर इन लोगों के बीच अपने आप को बहुत गैरहम महसूस कर रही थी। इसका दिल चाहा वो उठकर यहाँ से चली जाए, लेकिन वो अपने कमरे से जाती भी तो कहाँ, इसलिए खामोशी से इन लोगों की ये बातें सुनती रही। तुम्हें इसे एक बार आजमा लेना चाहिए, ताकि तुम्हें पता चल सके कि वो तुमसे कितना प्यार करता है और तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। हाँ ज़ुबारिया, एमन बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें अपने मंगेतर को आजमा लेना चाहिए। इसकी दूसरी सहेली भी एमन का साथ देते हुए बोली थी। नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तुम लोग कहती हो तो इसमें ऐसे आजमा लूँगी, वो बड़ी अदा से बोली थी। थोड़ी देर बाद मज़ीद इसकी सहेलियाँ रुकी और फिर चली गई, जबकि शहर भी अपने काम में दोबारा मसरूफ़ होगी। इसे ज़ुबारिया की सहेलियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन मजबूरी थी, वो इससे मिलने के लिए आई थी तो इसे मिलना तो था ही। शाम में वो छत पर बैठी हुई थी जब ज़ुबारिया वहीं आ गई। मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़ावर से अपनी मोहब्बत को कैसे आजमाऊँ। वैसे मेरी सहेलियाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे एक बार तो इसे आजमाना चाहिए, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम क्या कहती हो, मुझे क्या करना चाहिए। वो इसके पास बैठती सवाल करने लगी। वो मोहब्बत ही क्या जिस पर भरोसा ना हो। तुम्हें अपनी सहेलियों की बातों में हरगिज़ नहीं आना चाहिए। ज़ावर भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें इस पर बात पर यकीन होना चाहिए। अपनी सहेलियों की बातों में आकर तुम किसी की मोहब्बत पर शक नहीं कर सकती, वो उसे समझा रही थी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसे आजमाना होगा, ताकि मैं इन दोनों पर यह बात साबित कर सकूँ। तुम नहीं जानती, अगर मैं पीछे हटी ना तो ये दोनों मेरे पूरे ग्रुप में मुझे बदनाम कर देंगी, हर किसी को बता देंगी कि मैं पीछे हट गई हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने ज़ावर को आजमाया नहीं। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रही थी। शहर को इसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसे कभी नहीं लगा था कि वो किसी की बातों में आकर इसकी मोहब्बत पर शक करने लगेगी। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें शक आ जाए। वो किसी की बातों को इतना सीरियस कैसे ले सकती थी। इसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था, दिमाग होगा तो इस्तेमाल करेगी। अगर ये बात ज़ावर को पता चलती तो इसे कितना दुख होता। मेरी बात को मानो ज़ुबारिया, इन सब चीज़ों से दूर रहो। कल को इनके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। उल्टा सीधा सोचने लगी है। वो तुमसे मोहब्बत करता है तभी तो वो तुमसे शादी करेगा ना। वो इसका हाथ थामते हुए समझाने लगी। वो मुझसे शादी इसलिए करेगा क्योंकि ये उसके माँ बाप का फ़ैसला है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, और अगर करता है तो कितनी करता है। वो मेरी बात मोहब्बत में क्या कर सकता है, ये तो इसे बताना ही पड़ेगा। वो सोचते हुए उठी थी और फिर नीचे चली गई। इसके दिमाग में क्या चल रहा था शहर को कुछ समझ ना आया। ये ठीक है ना ताहू बेबी, बताओ मामा कैसी लग रही है। वो आईने के सामने फ़्राक को चुटकियों में थामे पूरा लहराकर अपने नन्हे से बेटे को ही दिखा रही थी। तहान के सामने इसका तकिया था और वो तकिए के ऊपर से झांकता इसे देख रहा था। कल तायाबू दिन में इनसे मिलने के लिए आए थे तो इन्होंने कहा था कि इसे तकिए के ऊपर उल्टा लिटाया करो ताकि इसकी गर्दन थोड़ी सी जान आए, और कल से वो तायाबू के इस बात पर अमल कर रही थी, जिस पर वो काफ़ी खुश भी लग रहा था। इस वक्त अपनी ब्लू फ्रॉक को पूरी तरह से संभाले से दिखा रही थी, जबकि वो अपने दोनों हाथ मुँह में डाले अपनी मामा को देख रहा था। बूबू, काफ़ी सोच विचार के बाद वो बोला, हाय मेरे रब्बा, ताहू मुझे ब्यूटीफुल कह रहा है। वो अपने ताहू के पास आते इसके फूले फूले गालों को चटाचट चूम चुकी थी, जिस पर वो भी खिलखिलाया था। कल तायाबू ने कहा था कि 3 महीने का बच्चा होने के लिहाज से तहान काफ़ी कमज़ोर है, तो इसे ताहू का ख्याल रखना होगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी वो अपने बेटे के लिए क्या करे कि इसकी सेहत अच्छी हो जाए। जिस पर तायाबू ने कहा कि वो इसे चूसनी में फ्रूट्स का रस डाल कर दिया करे, इससे उम्मीद है कि जल्दी वो अपनी उम्र के लिहाज से सेहतियाब हो जाएगा। इसे तो वो तो इसे कमज़ोर नहीं लगता था। फूले फूले गालों के साथ सुर्ख और सफ़ेद रंगा तो किसी का भी दिल पिघला सकती थी। इसे मुकम्मल तैयार करने के बाद इसने तैयारी शुरू की थी। अभी तो वो अपनी फ़्राक पहनकर बाल बनाते हुए स्कार्फ पहनने लगी थी जब दावर कमरे में दाखिल हुआ।
पार्टी का सारा सामान आ चुका था। वो शाम से घर पे अपने कामों में मसरूफ़ था। इसकी पहली नज़र बेड पर उल्टे लेटे तहान पर पड़ी, जो एक सफ़ेद रंग के कुर्ता शलवार के साथ छोटी सी बास्केट में बिल्कुल शहज़ादा लग रहा था। बेसाख्ता इसके मुंह से माशाल्लाह निकला। वो जो अपनी तैयारी में मगन थी, बेसाख्ता दरवाजे की तरफ मुड़ी थी। और फिर दूसरी बार इसके मुंह से माशाल्लाह निकला। वो इतनी हसीन भी लग सकती थी, ये इससे पहले शायद दावर ने कभी सोचा था, या शायद आज वो इसे किसी और से इसे देख रहा था। इस वक्त इसने कोई मेकअप वगैरह नहीं कर रखा था, बस हल्की सी लिपस्टिक के साथ आंखों में गहरा काजल डाले वो अपना स्कार्फ बांध रही थी। हम बस आ रहे हैं, आपके कपड़े मैंने इस्त्री करके रखे हैं, आप प्लीज़ जल्दी से तैयार हो जाएं। इसने एक बार फिर से इनके कपड़ों की तरफ इशारा किया जो वो पहनने से इनकार कर चुका था। अब इतनी मॉडर्न पार्टी में वो इतने ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहन सकता था, लेकिन ये बात इसे कैसे समझाता। इस वक्त वह जितनी खूबसूरत लग रही थी, न जाने क्यों चाह कर भी वैसे इनकार नहीं कर पाया। बास्केट को एक तरफ रखते हुए कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया था। वापस आया तो वो बेड पर बैठी अपनी हील पहनने में मगन थी। मैं कोई और जूते पहन लूँ? हील में मैं ताहू को कैसे उठाऊंगी, ये तो मुझे चलने में देंगे। जैसे वॉशरूम से बाहर निकला वो अपना मसला बयान करने लगी। वो उठ कर खड़ी हुई तो इसकी हाइट इसके कंधे को छूने लगी। यार हील में तो मुझसे भी नहीं चला जाता। तो मैं अभी अपनी अम्मी को भी यही कह रही थी, अम्मी जब शादी पे मैं अबिहा की शादी पे सिस्टर की शादी पे मैं मैक्सी वगैरह पहनूंगी तो उसके नीचे थोड़ी बहुत तो हील पहननी पड़ेगी, तो मैं पहन के चलूँगी कैसे। और ये बात उसने आज ही नोट की थी कि वो कद के लिहाज से काफ़ी छोटी थी। तुम मत उठाना, मैं उठा लूँगा, और वैसे भी मेरा शहज़ादा खुद चला जाएगा। अब तो इसने जूते भी पहन रखे हैं। ताहू की मामा बड़े प्यार से जूते लेकर आई है ताहू के लिए। वो ताहू के सामने अपने दोनों हाथ करने लगा तो इसके ऊपर चढ़ने की इसने हर मुमकिन कोशिश कर डाली। आखिरकार इसने हंसते हुए खुद ही इसे उठा लिया। बास्केट पहने, मैचिंग करेंगे, इसने बड़ी मोहब्बत और मासूमियत से कहा। चाहने के बावजूद भी कोई इनकार ना कर सका। इसने आहिस्ता से ताहू को इसके हवाले किया और बास्केट उठाकर पहनना शुरू की। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। इस वक्त दरवाजे पर होना बहुत ज़रूरी है। लीजिए ताहू की मामा, मान लिया आपकी बात। इसकी बात पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो अपने अंदर की खुशी अपने अंदर तक ही रखे हुए था, लेकिन शायद अब वक्त आ गया था वो इस लड़की को बता दे कितने दिनों में इसके लिए क्या से क्या बन चुकी है। इसके अंदाज पर वो नज़र झुका गई थी। आपने मेरी बात मानी, अब मैं आपकी बात मानकर बतला झुका दूंगी, इसने शरारत से कहा था। अपनी बातें तो मैं आज रात तुमसे मनवा ही लूँगा ताहू की मामा, तुम बस तैयार रहना। वो बेहद नरमी से इसके गाल पर अपने लब रखता हुआ ताहू को अपनी बाहों में उठाई से साग छोड़कर कमरे से निकल गया। इसके कमरे से जाते इसका हाथ अपने गाल पर आ रुका। इसका नरम गरम लमस के साथ मूंछों की हल्की सी चुभन इसे अब तक अपने गाल पर महसूस हो रही थी। वो शर्म से निगाह तक नहीं उठा पा रही थी। इसकी इतनी सी कुर्बत ने इसके दिल को न जाने कौन सी स्पीड में धड़काना शुरू कर दिया था। इसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। इसकी इतनी सी जसारत ने इसकी ये हालत कर दी थी, न जाने इसका रात में क्या हाल होने वाला था। इसने तो इसे सिर्फ वलीमे की रात तक ही वक्त दिया था, यानी आज इसका वक्त ख़त्म हो गया था। इसे तो ये बात याद भी नहीं थी, लेकिन दावर अच्छी तरह याद दिला कर गया था। महफिल शुरू हो चुकी थी। सब लोग बहुत अदब एहतराम से इसे मिल रहे थे। इसने सब लोगों को इनके फैमिली के साथ इनवाइट किया था। सबके पूछने पर इसने बड़ी फुर्सत से जवाब दिया कि पहली शादी इसकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन इस बार इसने खुद अपनी पसंद से शादी की है। और सब लोग इसके साथ मौजूद छोटी सी लड़की को देखकर इस पर रश कर रहे थे। एक शादीशुदा आदमी जो कि बच्चे का बाप था, इसके पहलू में इस तरह की नाजुक सी लड़की सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई थी। फ़ारूक साहब को किसी के भी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसने सब पे यही कहा था कि इसने खुद ही एक पार्टी के दौरान किंजिश को देखा था, इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इसने अपनी पहली बीवी को छोड़ने का फ़ैसला काफ़ी अर्सा पहले ही कर लिया था और ख़ुद भी मज़ीद इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, तो बेहतर था कि वो अपनी राह अलग कर लें। जैसे इन दोनों की राहें अलग हुई, इसने थोड़े अरसे के बाद ही दूसरी शादी कर ली थी, और वो भी इस लड़की के साथ जिसे वो पसंद करता था। और इस वक्त वो एक मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहा था। इसकी पहली बीवी को अपने बच्चे से भी कोई ख़ास लगाव नहीं था, तभी तो इसने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में पुरसुकून से अपनी बीवी और बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। ताहू और किंजिश की मोहब्बत पर वहाँ मौजूद कोई भी शख्स शक नहीं कर सकता था। वो दिखने में बेहद खालिस थी। हर कोई किंजिश की तारीफ़ों में लगा हुआ था। सबको ही वो प्यारी नाजुक सी लड़की बहुत पसंद आ रही थी। वो भी इन सबको हैरान देखकर मुस्कुरा रहा था। इन सब के लिए बात बहुत बड़ा झटका थी कि इसने जिस लड़की से शादी की है वो कोई औरत नहीं बल्कि छोटी सी लड़की है, जो अपनी ज़िंदगी के सर्दो गर्म को भी ठीक से नहीं समझ सकती। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे साथ खड़े बेहद प्यारे लग रहे थे। बहुत यहाँ मौजूद लोग बहुत फॉर्मल सी ड्रेसिंग करके आए हुए थे। बेशक वो सब में बहुत ज़्यादा नुमाया थे। खासकर ताहू इस वक्त हर किसी के तवज्जो का मरकज़ था। किंजिश तो खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने ताहू को तैयार करते ही नज़र का टिक्का लगा दिया था, वरना न जाने इतने लोगों के बीच में इसके मासूम से बच्चे का क्या हाल होता। वो बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। आने वाले बहुत सारे मेहमानों को इसने वेलकम किया था। चले खाना लगा देते हैं। तकरीबन सभी मेहमान आ चुके हैं जिनकी लिस्ट आपने तैयार की थी। वो इसके पास रुककर कहने लगी। हाँ, कुछ और मेहमानों ने आना, लगता है वो नहीं आने वाले। वो कुछ सोचते हुए बोला। कुछ खास मेहमान थे क्या? वो पूछे बिना न रह सकी। बहुत ज़्यादा ख़ास तो नहीं थे, लेकिन इन्हें आना चाहिए था। दरअसल मेरी पहली बीवी जायशा के वालिदैन थे। मैं चाहता था वो लोग यहाँ पर आएँ और तुमसे मिले। वो लोग तो हान से बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं कभी किसी की मोहब्बत पर शक नहीं करता। मैं चाहता था कि वो एक बार तुमसे मिल लें ताकि इनकी जो सोच है ना सौतेली माँ को लेकर वो ख़त्म हो सके, लेकिन शायद वो लोग यहाँ नहीं आना चाहते। कोई बात नहीं, हम किसी की सोच पर पहरे नहीं बिठा सकते। इसने बड़ी नरमी से इसके स्कार्फ से बाहर निकलते बाल की
छोटी सी लट को अंदर छुपाया था। न जाने कि उसके बाल छुपा कर रखना इसे बहुत अच्छा लगा था, जबकि इसकी हरकत पर वो घबरा कर पीछे हटी थी। वो एक ही दिन में अपना अंदाज बदल चुका था। वो तकरीबन 5 दिन से इसके साथ थी। अब तक दावर की तरफ से इसे किसी भी तरह की पेशकदमी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन आज जब इसका दिया वक्त मुकम्मल हो चुका था तो इसका अंदाज भी बदल चुका था। वो आपके दोस्त ने मुझसे ताहू बेबी को ले लिया, प्लीज़ आप ताहू को वापस ले आए ना, मेरे पास मिस कर रही हूँ मैं। वो न जाने क्या बोलने वाला था जब वो मुंह बसोर कर बोली। इसके अंदाज पर दावर मुस्कुराकर इसका हाथ थामते हुए इसे जैन की तरफ ले आया। तुम तो मेरे बेटे पर कब्जा जमा के बैठ गए हो। अभी तुम्हारी बेटी पैदा नहीं हुई, इसलिए मेरे बेटे से ज़रा दूरी बना कर रखो। अभी वो तुम्हारा दामाद नहीं बना। वो अचानक ही तहान को उसकी गोद से निकालता हुआ किंजिश के हवाले कर चुका था, जो इसके पास आते ही खिल उठा था। साथ ही बू बू करता अपनी मामा के दुपट्टे को अपने नन्हे नन्हे हाथों में थाम चुका था। अरे क्या चीज़ है तुम्हारा बेटा, कब से मुंह बनाकर बैठा हुआ था। हंसाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो जनाब नखरे दिखाए जा रहे हैं। और दामाद वाली बात तो तुम रहने ही दो, यहाँ तो हर कोई इसकी नजर करम का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ये किसी की तरफ जाते ही नहीं। लगता है इसे अपनी छोटी सी मामा के अलावा और कोई भी अच्छा नहीं लगता। जैन ने मुस्कुराते हुए इसको मुखातिब किया, जो उसके अंदाज पर सिर्फ मुस्कुराई थी, क्योंकि इस वक्त ताहू इसके सीने से लगा मुकम्मल हर चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा था। शायद इसे नींद आ रही है, जैन की बीवी महीने से देखते हुए कहने लगी। अरे नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी सोता होगा। क्यों चैंपियन, आपको नींद आ रही है? जैन एक बार फिर से इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो इसे उठाता वो अपनी माँ के सीने में सर छुपा गया। कितना मगरूर है तुम्हारा बेटा, बिल्कुल तुम पर गया। जैन नाकाम लौटे हुए मुंह बनाकर बोला तो दावर कहका लगाकर हंसा। इसने पहली बार इसे यूँ खुलकर हंसते देखा था, जबकि जैन खुद भी कितने सालों के बाद इसे यूँ खुश देख रहा था। जायशा के साथ इसे ऐसा वक्त कम ही मैसर हुआ था जिस पर वो खुलकर अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर पाता। वो इसी के साथ बातों में मसरूफ़ था जब ताहू के नाना नानी आ गए। किंजिश मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तहान के नाना नानी से मिलवाता हूँ। वो इसे अपने साथ आने का इशारा करते हुए वहाँ से निकला, जबकि इन लोगों से मिलते हुए बहुत कंफ्यूज थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, आप लोग यहाँ हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। वो इनके सामने अपना सर रखते हुए बोला तो शकीला बेगम इस पर वारी सदके हुई इसके चेहरे पर हाथ फेरे। इसके साथ लड़की को देखने लगी। पहले तो इनकी हैरानगी की इंतहा न रही, लेकिन फिर यही सोचा कि इसकी बीवी हो ही नहीं सकती। जबकि अंकल हैरान से इसे अपने सामने सर झुकाए इस लड़की को देख रहे थे। इनका हाथ बड़ी मुश्किल से इसके सर पर आ रुका था। इनके वहम गुमान में भी ना था कि दावर की बीवी इतनी खूबसूरत हो सकती है। इन्हें लगा कि बड़ी उम्र की औरत होगी जिसे दावर ने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए चुना होगा, लेकिन यहाँ तो कहानी ही बदल गई थी। वो बेशक जायशा से कहीं दर्जे ज़्यादा खूबसूरत थी, और इसकी उम्र का वो उसे देखते ही अंदाज़ा हो जाता था। ये है किंजिश, मेरी बीवी, तहान की माँ, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। माँ नहीं, सौतेली माँ, शकीला बेगम के मुंह से बेसाख्ता निकला, जिस पर साथ खड़े इनके शौहर ने इन्हें गज़बनाक निगाहों से देखा, जिस पर वो बुरा हड़बड़ाकर फ़ौरन ही किंजिश को मुस्कुराकर देखने लगी। रिश्ते एहसास से बनते हैं, सगे और सौतेले भी। वैसे भी तहान के साथ इसके सगे रिश्तों ने जो किया, इससे तो सौतेले ही बेहतर है। न जाने कि वो तलख हो गया था और इसकी तलखी दोनों मियाँ बीवी ने नोट की थी। नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। बेशक ये बच्ची बहुत ही अच्छी साबित होगी, लेकिन मेरे ख्याल में इसे पहले से बड़ा होना होगा। मेरा मतलब, मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत छोटी सी है ना। इसने बेचारी को तहान को ठीक से पकड़ना भी नहीं आता। वो तहान को इसकी गोद में सीधा करते हुए बोली। इसी का काम है आंटी, सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इसने मुस्कुराकर इसे देखा और जैसे इसकी मुस्कुराहट पर इसकी पूरी दुनिया बदल गई। किसी का तलख लहजा, किसी का तंजिया अंदाज, बस याद ही न रहा। इसका शौहर इससे खुश था और किसी से इससे अच्छा होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। चलो बेटा, अब हम चलते हैं, बहुत वक्त हो गया। तुम्हारी पार्टी बहुत ही अच्छी थी, अब हमें घर जाना चाहिए। तुम्हारी ताई को मेडिसिन भी देनी है। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जा रहे थे जब तायाबू और ताई इनके पास आ रुके कि ताई की कैफियत परेशानी, चेहरे पर परेशानी थी जिसे इसने महसूस किया, लेकिन पूछने की हिम्मत ना कर पाई। अंकल, आज रात आप लोग यहीं रुक जाते ना? वैसे भी लोग कौन है घर में जो आप लोगों का जाना इतना ज़रूरी है? वो बड़े प्यार से इन लोगों से बात कर रहा था। नहीं बेटा, दरअसल और कोई नींद नहीं आती, अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सोने की आदत है ना, और फिर तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें हमारी बेटी से कोई शिकायत नहीं होगी। इन्होंने बड़े प्यार से एक नज़र इसको देखा था, जिसकी गोद में ताहू सोने की मुकम्मल तैयारी कर रहा था। शिकायत? अंकल, जिस लड़की की परवरिश इतनी समझदार औरत ने की हो, भला इससे शिकायत हो सकती है? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आंटी कि आपने अपनी इतनी काबिल बेटी को मुझे सौंपा। डर लगता था मुझे दूसरी शादी से, लेकिन अब हर डर ख़त्म हो चुका। आपने इसकी परवरिश इतनी आला की है कि मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ ये मेरी बीवी है। अंकल, बेशक आपने अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत दी है, इसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी होगी। एक ताया बनकर इन्होंने एक बाप का फ़र्ज़ निभाया, तो एक ताई होने के नाते आपने एक माँ होने का फ़र्ज़ बेहतरीन तरीके से निभाया। हर बात पे कहती ये काम ऐसे नहीं होता, ये मेरी ताई अम्मी को पसंद नहीं है, ये मैं इस तरह से नहीं करूँगी। ताई अम्मी को पता चल गया तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। इन्हें ऐसा लगेगा, इन्हें वैसा लगेगा। आपने इसके अंदर कोई कमी छोड़ी नहीं जिसकी शिकायत मैं आप लोगों से कर सकूँ। थैंक यू सो मच, आपने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया कि इसने चंद ही दिनों में मेरे घर को जन्नत बना दिया, और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो सका है। इसके लहजे में किसी तरह की कोई बनावट नहीं थी, वो बस कहे जा रहा था और वो खामोशी से सुनते हुए शर्मिंदगी की गहराइयों में गिरती जा रही थी। इन्हें तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि लड़की ज़िंदगी के इसी मोड़ पर इन्हें खुद पर फ़ख्र करने पर मजबूर कर देगी। हाँ, वो इसे हर बात पर रोक टोक करती थी
इसे कहती थी ये मत करो वो मत करो, लेकिन वो सब कुछ आज इस घर में इनके सामने आएगा वो तो जानती नहीं थी। इसे घर से निकालने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि इनका बेटा साफ अल्फाज में कह चुका था कि वो कभी इस घर में कदम नहीं रखेगा। बेटे की जुदाई में वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। इसे घर से निकालने के बाद भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई थी, जबकि वो अपने घर में बहुत खुशो-खुर्रम लग रही थी। न जाने कैसे ताई ने इसे थाम कर अपने सीने से लगाया था। न जाने कौन सा दुख था, कौन सा मलाल था जिन्हें आज वो काम करने पर मजबूर कर गया था, जो इन्होंने पहले कभी नहीं किया था। तायबू ने मुस्कुराते हुए इन दोनों को देखा, लेकिन बोले कुछ नहीं। थोड़ी देर में वो अपनी बेगम को लेकर वहाँ से जा चुके थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान अपने अपने घर को रवाना हो गए। वो घर वापस आया तो चेहरे पर अच्छी खासी बेजारियत थी। घर में शादी की तैयारी अपने अरूज पर थी और 1 हफ्ते में शादी होने वाली थी, क्योंकि चचा जान अपने किसी अहम काम के लिए 3 महीने के लिए इटली रवाना होने वाले थे। और जाने से पहले वो चाहते थे कि इनके निकम्मे बेटे की शादी हो जाए। वैसे भी शादी में तकरीबन 1 माह ही बाकी था, तो ऐसे में अगर थोड़ा पहले शादी हो जाती तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके थे। इसी सिलसिले में आजकल घर पर अच्छी खासी रौनक लगी रहती थी। 2 दिन में सहरविश को माइयों की रस्म के लिए बिठाना था और इसके बाद इसका पर्दा शुरू हो जाना था, इसलिए आजकल वो शॉपिंग में बिजी थी। इसी वजह से जावर ने कल अपनी छुट्टियों की एप्लीकेशन भी दावर के ऑफिस में दर्ज करवा दी, जिस पर अगर दावर का दिल चाहा तो इसे छुट्टियां दे सकता था, वरना वो अपनी मर्जी का मालिक था। इस पर कौन सा किसकी चल रही थी, वो कौन से मुंह लगाता था, ये कौन सा जावर इससे बात करने को मर रहा था। जावर की तो बस मजबूरियाँ थी। क्या बात है, मेरा बच्चा काफ़ी थका हुआ लग रहा है। मामा को इसके चेहरा देखकर तरस आ गया। पहले तो वो इनसे दूर रहा करता था तो वो इसकी हालत देख नहीं पाती थी, लेकिन अब वो हर वक्त इसके सामने था। दिन रात मुझमुझ से सर खपाना कोई आम बात तो हरगिज़ न थी। फिर आजकल मामा का ध्यान इसी की तरफ था, तो वो इस शादी के लिए ज़ोर डाल रही थी। इन्हें सहरविश बहुत ज़्यादा पसंद थी, एक खूबसूरत और समझदार सी लड़की जो इनकी सोच के मुताबिक थी। अगर इनके शौहर ने भाई की बेटी को बहू बनाने की जल्दबाजी न की होती तो वो इसे अपनी बहू बनाती, लेकिन जो नसीब में होता वही मिलता। ये सोचकर वो अपनी इस ख्वाहिश को दिल में ही कैद कर चुकी थी। हाँ मामा, बस थक गया हूँ, बहुत काम करवाया जिस हिटलर ने, वो इसकी गोद में सर रखते हुए बोला तो बाबा के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट खेल उठी। इन्हें यकीन था कि हिटलर नाम इसने इनके बेटे को ही दिया होगा। किसकी बात कर रहे हो बेटा, कहीं तुम अपने सीनियर की बात तो नहीं कर रहे? इन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, जिसकी बात का मतलब वहाँ बैठी इनकी बेगम को समझ न आया था। हाँ, इसी का जिक्र कर रहा हूँ मैं, और अभी मैंने सिर्फ हिटलर नाम दिया, आगे आगे देखते जाएं कौन कौन से खिताबात से नवाजूंगा इसे। और इस सिलसिले में आपको बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा और इसका पर्सनल मैटर है। वो मुँह बनाकर बोला था, क्या भरोसा इनका अभी टोक दें इसे, फिर बड़े भाई का लेक्चर शुरू हो जाए, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, इसकी इज्जत करो, इसकी कदर करो और ब्ला ब्ला ब्ला। हालांकि वो इससे सिर्फ 2.5 महीने ही बड़ा था। इन दोनों की एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ये नौकरी भी इसने अपने बाबा की पसंद के मुताबिक की थी। दावर को पहली बार पुलिस के यूनिफॉर्म में देखकर इन्हें इस पर फ़ख्र हुआ था और इनकी ख्वाहिश थी कि इनका दूसरा बेटा भी इसी फील्ड में जाए। और वो जो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के पीछे लगा हुआ था, न चाहते हुए भी बाबा की फरमाइश पूरी करने पर मजबूर हो गया। वो अपने बाबा को खुश देखना चाहता था, यहाँ तक कि ज़ुबारिया भी तो इन्हीं की एक खुशी थी। वो इन्हें दुख नहीं दे सका था, वो इन्हें हर वो खुशी देना चाहता था जिसने बचपन से अपने बाबा को दावर के लिए तरसते देखा था। वो अपने बाबा की ज़िंदगी में दावर की कमी को पूरा करना चाहता था। अपने बाबा से इसे बेइंतहा मोहब्बत ही बल्कि खुद से जुड़े हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता था। आप लोग किस बारे में बात करें, मुझे भी तो बताएं, ताकि मुझे पता तो चले कि आखिर मेरे बेटे के साथ ये जालमाना रवैया कौन इख्तियार कर रहा है। मामा को फिर से बीच में बोलना पड़ा। मामा, मैं अपने बॉस की बात कर रहा हूँ, और भला कौन हो सकता है? और बाबा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे बॉस के घर में आज पार्टी थी इसकी दूसरी शादी की खुशी में। मुझे इन्वाइट नहीं किया गया। वो मुंह बनाकर बोला। फैमिली पार्टी होगी बेटा, इन्होंने जावर का दिल साफ करना चाहा। मेरे अलावा सब लोग वहाँ इनवाइटेड थे। हमारे ऑफिस के कांस्टेबल, इसके अलावा जो बाहर चाय वाला बैठा ना, वो भी इस पार्टी में इनवाइटेड था। वैसे बाबा, मुझे लगता है कि नहीं, सॉरी, मुझे नहीं, मेरे बॉस को लगता है कि मैं खाना ज़्यादा खाता हूँ। अगर वो इन्वाइट कर भी देता तो तुमने कौन सा चले जाना था? इससे सड़े हुए अंदाज पर बाबा ने इसे समझाना ज़रूरी समझा। हाँ, तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ इसकी महफिल में जाने के लिए, मैं तो बस वैसे भी इनकार ही करना था। अंदाज में बला के बेनियाजी थी। फिर तो अच्छा है ना, इसे जहमत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाबा फिर से बोले। वैसे आपको ये जानकर हैरानगी नहीं हुई कि इसने दूसरी शादी की खुशी में पार्टी दी? इसने एक बार फिर से अपने बाप के चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश की, क्योंकि अब तक इसके बाप ने कोई भी तासुर नहीं दिया था, जबकि वो तो अपनी तरफ से बहुत बड़ा धमाका कर चुका था इनके समातों पर, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थे। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी तो वो 3 महीनों से अपनी पहली बीवी को छोड़ चुका है, तो फिर दूसरी शादी करना गलत तो नहीं? और मेरे ख्याल में इसने दूसरी शादी अपने DSP फारूक अहमद की भतीजी से की है। इस पर शॉक्ड होने की बारी जावर की थी। मतलब कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बताकर आपको सदमे में पहुंच जा सकूं। वो उठकर खड़ा होते हुए बोला तो बाबा कहका लगाकर हंसे। बेटा, जिस दिन मैं तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे स्टार मुकम्मल देखूंगा, इस दिन मुझे सच में बहुत बड़ा झटका लगेगा, और अगर तुम चाहो तो मुझे सदमे में भी चला जाऊंगा। वो हंसते हुए बोले थे, जबकि वो माँ के माथे पर प्यार करता वहाँ से निकलता अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि मामा अब भी यही सोच रही थी वो किस सिलसिले में बात कर रहे हैं। इसने कमरे में कदम रखा तो बेड पर अपने शहजादे को छोटी सी निक्कर और बिना आस्तीन की छोटी सी शर्ट में बिल्कुल मज़े से सोते पाया।
दूध की बोतल पास ही रखी हुई थी, यानी कि अपनी भूख प्यास मिटाकर ही नींद में उतरा था। अपनी छोटी सी मामा के पसंद करदा कपड़ों में वो सच में बहुत प्यारा लग रहा था और बेहद प्यार से इसके पास आया था। इसका पहला ध्यान गर्दन के पीछे लगे काले टीके पर गया। ये निशान इसने पार्टी में भी देखा था। किंजिश की नज़र वाली बात इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई थी। वो मुस्कुराते हुए नरमी से इसे अपनी बाहों में भरता बेबी कॉट में लटाकर बेड से इसकी चीज़ें उठाने लगा और ख़ुद अपनी बास्केट उतारकर साइड पर फेंकने इसका भी फ्रेश होने का इरादा था। रात के 11:30 बजे का वक्त था। सब मेहमानों को भेजकर वो भी कमरे में वापस आया था। आज का दिन अच्छा खासा थका देने वाला था। वैसे तो इतवार के दिन इसे छुट्टी थी, लेकिन फिर भी वो छुट्टी नहीं करता था। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता था और इसे अपने फ़र्ज से ज़्यादा अजीज़ कुछ भी नहीं था। बेशक थोड़े वक्त के लिए सही, लेकिन इतवार के दिन वो लाजमी ऑफिस जा रहा था। पहले तो इसे कोई मसला नहीं होता था, लेकिन अब शायद इसे इतवार के दिन छुट्टी करनी पड़ जाती, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी बिजी होने वाली थी। वो बेड पर बैठकर किंजिश का इंतज़ार करने लगा। जायशा की मौजूदगी में से ये ख्याल कभी नहीं आया था, क्योंकि शायद जायशा की कभी अपनी ज़िंदगी में से वो मुकाम दिया ही नहीं था जिसकी बिना पर वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद कोशिश करता। हाँ, ये हकीकत है कि वो अक्सर जायशा के वजूद से दूरी बनाकर रखना बेहतर समझता था, क्योंकि इसकी सारी बातें जायदाद से शुरू होकर जायदाद पर ख़त्म हो जाती थी। इन दोनों ने शायद ही कभी इकट्ठे बैठकर चाय पी थी, या शायद एक साथ बैठे हुए इनकी बातों का मौजू इन दोनों में से किसी की ज़ात हुई हो। जायशा के लिए बस एक ही मौजू था कि इसे जायदाद में हिस्सा मांगना चाहिए। इसके अलावा जायशा बाकी चीज़ों पर कम ही गौर व फिक्र किया करती थी। प्रेगनेंसी के 9 महीनों में भी इसकी बातों में कोई बदलाव नहीं आया। वो इसके बाहर आने का इंतज़ार करते एक बार फिर से अपनी पुरानी तलख ज़िंदगी की सोचों की तरफ जा चुका था, जब अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने दरवाजे की तरफ देखा। वो इसे देखना चाहता था जी भर के। आज वो बेहद हसीन लग रही थी। वो उसकी तारीफ़ें करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इसके अल्फाज जायशा के लिए ना सही, लेकिन इसके लिए अहमियत रखते थे। अब तक वो इससे जो भी बातें करती आई थी सभी अपने बेटे ताहू के बारे में थी, लेकिन आज वो इससे इसके मुतल्लिक बातें करना चाहता था। आज इसका हसीन रूप इसे बार बार अपनी तरफ मतवज्जा करता रहा, लेकिन फिर ये सोचकर पुरसकून हो गया कि रात को वो इसी के पास तो आएगी। अब इस लड़की की मंजिल यही शख्स था, तो वो वक्त से पहले अपनी बेताबियाँ उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था। अब तो एक ज़िंदगी इनकी मुंतज़िर थी। आज तक वो मोहब्बत जैसे जज्बे से कब रोशना हुआ था। इसने अपनी माँ से मोहब्बत की थी और बेइंतहा की थी। इसे अपने बेटे से मोहब्बत थी, लेकिन ये लड़की इसके दिल में वो मुकाम हासिल कर रही थी तो इसकी माँ और बेटे का था। हाँ, शायद वो इसके मासूम हुस्न के सामने घुटने टेकने लगा था। वो आज इसका हसीन सरापा देखने को बेकरार था। हाँ, वो आज इसके हुस्न में खोकर इसे अपना बना लेना चाहता था। वो इसे हासिल कर लेना चाहता था। वो इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत के हज़ारों रंगों को देखना चाहता था। आज सारा दिन इसकी नज़र भटक भटक कर इसके हसीन से सरापे की तरफ जा रही थी। वो इसके मुकम्मल हुस्न को देखना चाहता था। इसके इंतज़ार में बैठा दावर कब से इसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। जब इसे सारा से लिबास में वॉशरूम से निकलते देखकर हैरान हुआ। ये क्या, तुमने चेंज क्यों कर लिया? इसने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश नहीं की थी, जबकि वो इसे पहले ही बता चुका था कि आज से वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले। तो फिर ऐसी हमाकत करने के बारे में वो सोच भी कैसे सकती थी? शादी की पहली रात वो कितने डरे सहमे लहजे में इससे पूछी थी कि क्या वो चेंज कर ले, और आज वो बिना इजाज़त ही अपना सजा सबरा रूप बर्बाद कर चुकी थी। वो मुझे नमाज अदा करनी थी इसलिए चेंज कर लिया। इसके गुस्से पर किंजिश सहमे हुए अंदाज में बोली। वो जो पता नहीं क्या बोलने वाला था, इसके अंदाज पर खामोश हो गया। अच्छा, नमाज़ पढ़ ली तुमने? वो अपना लहजा बदलते हुए बोला तो इसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। चलो अच्छी बात है, अच्छा किया कि तुमने चेंज भी कर लिया, बेकार में वक्त बर्बाद होता। पहले ही पार्टी खत्म होने में 12 बज गए। उसका हाथ थामते हुए बेड पर ले आया था, जबकि घबराहट के मारे किंजिश की हाथों की हथेलियाँ भीगने लगी थी। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन फिर भी जोया से किया वादा तो इसे निभाना ही था। वो आज फिर इन दिनों को अपने साथ आइसक्रीम खिलाने लेकर आया था, क्योंकि जो भी था वो अपनी बहन को इग्नोर नहीं कर सकता था। इसके लिए रिश्ता बेहद ख़ास था। सैरविश ने ये बात बहुत दफ़ा नोट की थी कि जोया के साथ इसका रिलेशन आम भाइयों से बहुत अलग था। वो इस पर किसी को फोकत नहीं देता था। कई बार तो ज़ुबारिया गाड़ी में अगली सीट पर बैठने की ज़िद करने लग जाती कि वो दोनों मंगेते ना तो इन्हें साथ बैठना चाहिए, लेकिन फिर जोया की नाराज़ आंखें देखकर वो फ़ौरन इनकार कर देता। इसका जवाब बहुत साफ होता कि अगली सीट इसकी गुड़िया की है, जहाँ और कोई नहीं बैठ सकता। हाँ, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में ज़ुबारिया इस नशिस्त को संभाल सकती है। आज भी यही हुआ। ज़ुबारिया नाराज़ होकर पिछली सीट पर बैठी हुई थी, जबकि जोया और वो अपनी ही बातों में मगन थे। इन दोनों को परवाह नहीं थी कि पिछली सीट पर बैठा इंसान इन दोनों से खफा है। वो नाराज़गी से चेहरा फेरे बाहर की जानिब देख रही थी, जहाँ 2 मोटरसाइकिल पर 4 लड़के सवार अपनी ही मौज मस्तियों में लगे हुए थे। इसके दिमाग में एमन की बातें गूंजने लगी कि इसे ज़ाबर को आजमाना चाहिए कि वो इसके लिए क्या कर सकता है। इसने इनको देखा। वो आवारे लड़के भी इसे देखकर आंख दबाकर बेढंगी सी हंसने लगे। ज़ुबारिया शीशा बंद करो, इसे अगली सीट से आवाज़ आई थी। मेरा दम घुट रहा है यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि मुझे आगे बैठने दो, मेरी तबीयत ख़राब है मेरी। वो बेजार से लहजे में बोली, जबकि इसका ध्यान इन्हीं 4 लड़कों पर था जिनकी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे। अरे ओ जाने मन, कहाँ जा रही हो? हमें भी तो लिफ्ट करवा। अरे वाह, तू तो 3-3 के साथ किधर जा रहा है? एक आध हमारे हवाले भी कर दे, फिक्र मत कर, हम भी खुश रखेंगे। वो बेढंगे कह के लगाते से अच्छा खासा गुस्सा दिला चुके थे। स्टीयरिंग पर मौजूद इसके हाथों की रगें बाहर को आने लगी थी। अचानक गाड़ी को ब्रेक लग गई, जिसकी वजह से वो तीनों ही बड़ी मुश्किल से संभली। भाई प्लीज़ दफ़ा करें, ऐसे लोगों के बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जोया ने इसका हाथ थाम कर समझाने की कोशिश की। हाँ ज़ाबर, दफ़ा करो, मैं गाड़ी की शीशा बंद कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आदत है, तुम्हें मेरे लिए झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है।
ज़ुबारी अदा से शीशा बंद कर चुकी थी, इसके अंदर लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि जो भी था ये गाड़ी किसी पर कमेंट्स पास करने की वजह से ही रुकी थी। ज़ावर भाई, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप जल्दी से गाड़ी चलाएं और हमें घर पहुंचना है। ये लोग तो न जाने कितने लोगों के साथ ही हरकतें करते होंगे। इसके गुस्से को देखते हुए सहर को भी बीच में बोलना पड़ा। अबे वो हीरो गाड़ी रोक दी कि एक देने वाला है। अब मैं गाड़ी के शीशे पर हाथ बजाकर एक आदमी ने अपनी तरफ मतवजा किया और अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा खोलते इसके मुंह पर एक अच्छा खासा जोरदार मुक्का रसीद कर चुका था। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। पुलिस की ट्रेनिंग और गुस्से ने अपना काम दिखाया। ज़ुबारी अपने हाथों की उंगली में अपने बालों की लट लपेटती खुशी और सुकून से ये मंजर देख रही थी, जबकि बंद गाड़ी के अंदर जोया और सहर की सांसें अटक रही थी। वो थोड़ी देर में इन चारों की दुर्गत बना चुका था। वो चारों ही अपनी अपनी जान बचाते वहाँ से भागने की कोशिश में लगे हुए थे। इसने इन्हें पकड़ने की या इनके पीछे जाने की गलती हरगिज़ नहीं की। इसने अपना फ़ोन निकालते हुए किसी से बात की कि इन चारों का डाटा इसे हर कीमत पर चाहिए, यानी कि इतना मारने के बावजूद भी वो इन्हें बख्शने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो गुस्सा कंट्रोल करते हुए वापस गाड़ी में आकर बैठा। ज़ाबर, मेरे लिए लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है? कौन से इनके कुछ करने से कुछ हो जाता, कहने से कुछ हो जाता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ज़ुबारिया फिक्रमंदी दिखाते हुए बोली। ज़ुबारिया ने बल्कि ने 2 चंडा मारे, ऐसे मुँह सैरते तो 2 चंडा मारे उस पास से। चवल जी, शट अप ज़ुबारी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। इस गाड़ी में सिर्फ तुम नहीं हो, मेरी होने वाली भाभी और मेरी बहन भी है। और इतना बगैरत नहीं हूँ मैं कि चुपचाप ये सब कुछ सुनता रहूँ। और अब ये शीशा बंद करो। अगर इतनी घुटन हो रही है तो आइंदा मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से इसी को सुना गया, अपनी तौहीन महसूस करते हुए ज़ुबारियों को ऐसी चुप लगी जो घर जाने तक नहीं टूटी। बहुत स्वाद आ गया। ज़ावर दिल खुश कर देता। वो घर वापस आया तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। इसने आते ही इन सब कुछ आने का इशारा कर दिया था, जबकि जोया को अपने कमरे में बुला लिया था, क्योंकि जोया इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा लग रही थी। इसके डर को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, लेकिन उसके डर को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि अगर तो वो डर जाती तो किस्सा इसने सब घर वालों को सुना देना था और फिर मामा परेशान हो जाती और वैसा नहीं चाहता था। ज़ुबारी और सहर को इसने मना कर दिया था कि किसी को भी ना बताने के लिए, लेकिन जोया तो बच्ची थी, इसे समझाना ज़रूरी था। और वैसे भी ज़ाबर इसे और भी बहुत कुछ समझाना चाहता था। वो नोट कर रहा था कि ज़ुबारी को देख देख कर वो भी वही सारे काम करने लगी है जो वो अपनी बहन को किसी गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकता था। जो भी था, इसे ज़ुबारी की आज़ाद ख्याली बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी बहन को ज़ुबारी की तरह बिल्कुल नहीं बनने देना चाहता था, जबकि वो शादी के बाद इसे भी बदलने का इरादा रखता था। वो इसका हाथ पकड़कर इसे बेड पर ले आया था। इसने बेसाख्ता नज़र ताहू की तलाश में दौड़ाई थी। वो बेबी कॉट में था। इसकी बेचैनी को समझकर वो बोला। वहाँ थोड़ी देर में रोने लगेगा। अपने हाथों की हथेलियों में पसीना महसूस करते हुए इसने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाकर कहा, जब रोएगा तब देखा जाएगा। इस पर इसका हाथ थामने की बजाय वो आहिस्ता से इसकी कमर में हाथ डालता इसे अपने करीब कर चुका था, जिस पर किंजिश और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी। आज ताहू के मामा पापा बनने की बजाय क्यों ना दावर और किंजिश बनकर बात करें? तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? वो इसके चेहरे को अपने हाथ की मदद से ऊपर करते हुए सवाल करने लगा। अपनी तेज़ होती धड़कनों को संभाल कर इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और अगले ही लम्हे गर्दन झुका गई। तो फिर बताओ मुझे कि ये जो लड़की इस वक्त मेरी बाहों में है वो क्या चाहती है? वो एक बार फिर से इसका चेहरा अपनी उंगली की मदद से ऊंचा करता अपने चेहरे के बेहद करीब कर चुका था। मैं ना कुछ भी नहीं, वो कपकपाते हुए बोली, जबकि दावर का सारा ध्यान इसके कांपते लबों पर था। इसके तेजी से फड़फड़ाते लब दावर के तमाम जज्बात जगा चुके थे। वो मुस्कुराते हुए इसके होंठों पर अपनी गिरफ्त जमा गया। लम्हे के 1000वें हिस्से में इसका दिल धड़का था और फिर जैसे रुकना भूल गया। वो बेहद नरमी से इसके लबों की मिठास को खुद में उतार रहा था। इसके गदास लबों पर गिरफ्त जमाए वो आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने करीब कर रहा था। इसका एक हाथ इसकी कमर पर था, जबकि दूसरा हाथ वो इसकी गर्दन के नीचे रखे अपने लबों की प्यास बुझाने में मसरूफ़ था। वो महसूस कर रहा था कि इसकी पनाहों में किंजिश का वजूद पूरी तरह से कांप रहा है। इसके जज्बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। इसके पास आने वाली किंजिश पहली औरत नहीं थी, लेकिन वो किंजिश के पास आने वाला पहला मर्द था। वो बहुत ज़्यादा डरी भी थी, जबकि वो अपने काम में मगन आज इन दोनों के बीच मौजूद हर दूरी को ख़त्म कर देना चाहता था। इसका दुपट्टा इसके गर्दन से निकालते हुए उसकी गर्दन पर जा बजा अपने लब रखता अपनी मोहब्बत की तहरीर लिखते हुए इसे बेड पर लेटा चुका था। इसके दिल की धड़कनों की आवाज़ वो बाहर तक सुन रहा था। इसकी घबराहट बेहद महसूस हो रहा था। आज का वो अपनी बेकरारियाँ अया करने लगा। इसके लबों पर एक दफ़ा से फिर से अपनी बेताब शिद्दतों की मोहर लगाता हुआ इसे कैद कर लेना चाहता था, जबकि इसे अपने बेहद करीब महसूस करते हुए इसने बेसाख्ता करवट बदली और अपने दिल को जैसे अपने हाथों से थाम लिया। इसका यूँ शर्माना दावर की घनी मूंछों तले अनाबी लबों पर गहरी मुस्कुराहट ले आया था। इसके करवट बदलने पर इसका ध्यान इसकी कमर पर गया। इसे अपनी कमीज़ की डोरियां खुलती हुई महसूस हुई तो इसका दिल मज़ीद एहतजाज करने लगा, लेकिन इसकी मूंछों की चुभन अपने कंधों पर महसूस करते हुए बेख्तियार करवट लेते वापस इसकी तरफ आई थी। दावर की आंखों में अजीब सा खुमार था। इसे पा लेने की जिद थी। ये चंद लम्हों का सुकून इसे कभी जायशा की गुर्बत में महसूस नहीं हुआ था। वो लम्हा लम्हा इसके होंठों से अपनी प्यास बुझा रहा था। इसकी गर्दन पर लब रखते हुए वो इसके हाथों को थाम कर तकिए से लगाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? वो इसके माथे पर हाथ रखते इसे चेक करने लगा। मैं वो कुछ बोलने की कोशिश में नाकाम हो रही थी। क्या हुआ किंजिश, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हुई? क्या हुआ मेरी जान, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम कुछ कहना चाहती हो? इसके इतने घबराहट पर वो खुद भी परेशान हो गया। इसे अचानक हो क्या गया? थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो मैं सो जाऊँ?
इसने डरते डरते आखिर अपना सवाल पूछ लिया। आज हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है किंजिश, ये हमारी वेडिंग नाइट है। इससे एक मर्द और औरत का रिश्ता मुकम्मल होता है। वो जैसे इसे इस लम्हात की अहमियत बता रहे थे। जी 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 जी, मुझे पता है। वो इसकी बाहों अब तक इसकी बाहों में कैद थी, फिर भी वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहे थे। जी जी जी, वो घबरा कर बोले। वो तो कब से हैरानगी से देख रहा था। इसके सवाल पर पहले तो काफ़ी देर कुछ बोल ही ना सका लेकिन थोड़ी देर बाद इसके बाद इसका ऐसा कहका छूटा जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसकी ख़राब हालत इसकी गुर्बत की वजह से हो रही थी, ये तो इसने कभी सोचा भी नहीं था। शायद वो जायशा जैसी बोल्ड लड़की का मुकाबला इस मासूम सी लड़की से कर रहा था जिस पोजीशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी। शायद कि अब तक इन लम्हात की नज़ाकत को समझती नहीं थी। इसे किंजिश पर तरस भी आ रहा था। ये उम्र सच में इन सब चीज़ों के लिए तो नहीं थी। इसे वाकई बड़े इम्तिहान में डाल दिया गया था, और इसे बड़ा इम्तिहान तो दावर के लिए था, जो न जाने किन लम्हात की कमज़ोर गिरफ्त में आकर इस पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन इस वक्त इसे वक्त की ज़रूरत थी। वो कैसे अपने दिल को संभाल कर अब इसे वक्त देता। वो सचमुच में इस वक्त के इसके लिए बहुत बड़े इम्तिहान में आ गिरा था। हाँ तुम सो जाओ, इसने अपनी हंसी रोकते हुए इसे इजाज़त दी थी। वो तेज़ी से बचने की कोशिश करने लगी कि जब अचानक दोबारा इसकी बाहों में आ गई, और इसके गिरने पर दावर जो अपना हाथ इसकी नाजुक जान से हटा चुका था, एक बार फिर इसे खुद में कैद कर गया था। क्यों इम्तिहान ले रही हो मेरा? जाने की इजाज़त दे तो दी है, वो बहके बहके लहजे में बोला। वो मैं ताहू के पास सो जाऊँ? इसके दूसरे सवाल ने एक बार फिर से इसे कहका लगाने पर मजबूर कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि तुम इस बेबी कॉट में आसानी से सो सकोगी, इसने हंसते हुए कहा। इसका ये रूप इसे बहुत मज़ा दे रहा था। मेरा नहीं, मेरा मतलब है खुद को बेड पर ले आऊँ ताहू को? इसने फिर से डरते डरते सवाल किया। तो आप तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं बेबी कॉट में जाकर सो जाऊँ? वो अपनी हंसी रोक कर इससे पूछने लगा। नहीं, आप यहीं। वो फिर बोली। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने बेड पर सोने की इजाज़त दी। आप जाएं अपने बेबी को ले आएं। वो मुस्कुराते हुए कहता आराम से बेड पर सीधा होकर लेट गया, जबकि वह ताहू को अपने बॉडीगार्ड के रूप में अपनी बाहों में बढ़ती इसे सेंटर में लटाकर खुद बेड के आखिरी कोने पर जाकर लेटी थी। शायद इसे लगता था कि वो दावर की पहुंच से दूर है। दावर खुद भी हैरान था कि इसे इस सिचुएशन पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन अचानक इस लड़की पर उल्टा इसे और ज़्यादा प्यार आ रहा था। किंजिश बीबी, अब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। इस तरह से तो हमारी नहीं कटेगी। अब मैं इतना भी साबिर शाकिर किस्म का इंसान हूँ कि मैं और इसमें ज़्यादा कसूर तुम्हारा है। तुम्हें इतना प्यारा होने नहीं चाहिए था, और ऊपर से तुम इतनी अच्छी हो, और तुम्हारी मासूमियत, उफ़, मेरे जज्बात को हवा देने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारे अच्छा होने का है। वो छत को घूरते हुए अपनी सोचों में मसरूफ़ था। नीचे मत गिर जाना, थोड़ी सी आगे हो जाओ, गिर जाओगी। और वैसे भी बीच में तुम्हारा बॉडीगार्ड है, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ? इसकी आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो इसने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली थी, जिस पर इसने एक बार फिर बेसाख्ता कहकर लगाया और लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगा। जोया जानू, तुमने अपने बालों की कटिंग क्यों करवाई? वो इसके बालों को देखते हुए पूछने लगा। वो बहुत बदलने लगी थी। अभी उसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। वो अपने बचपन को नज़रअंदाज कर रही थी। वो नोट कर रहा था अपने इस न्यू स्टाइल की वजह से वो 15 के बजाय 18-19 साल की लड़की लगने लगी थी। वो जुबारिया भाभी ने अपनी करवाई तो मेरी भी साथ ही करवा दी। अच्छी लग रही है ना? जुबारिया भाभी कह रही थी कि अगले हफ्ते हम फिर से पार्लर जाएंगे, और तब ना। जोया जानू, मेरी बात सुनो। मेरा बच्चा ये एज नहीं है, अभी तुम बहुत छोटी हो। अभी इन सब चीज़ों में मत पड़ो। अभी तुम्हारी अपनी लाइफ इंजॉय करो। ये सब काम करने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। वो इसे बहुत प्यार से समझा रहा था, जिस पर इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। आपको पता है, जुबी भाभी ने ऐसा ही बोला था कि आप ऐसा ही कहेंगे। अब मेरे को क्या पता अब लड़कियों के स्टाइल्स, आपको क्या पता लड़कियों के स्टाइल्स, लेकिन भाभी ने कहा कि वो मुझे एकदम अपनी तरह प्रीटी बना देंगी। मैंने फुल फॉलो कर रही हूँ, वो बड़े पुरजोश होकर बता रही थी। तुम इसे फॉलो क्यों कर रही हो? तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा को वो प्रीटी है? वो सब कुछ करके वो प्रीटी लगती है। जोया, तुम्हें इसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद बहुत प्यारी हो, और अगर तुम्हें किसी को फॉलो करना है तो सहरविश को करो। इसने सोचते हुए सहरविश का नाम लिया था। सहर? हाँ हाँ, वो तो बहुत डरपोक है, मैं इसे फॉलो नहीं करूँगी। वो तो बात भी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ हुआ नहीं कि इधर वो कांपने लगती है। इसके हाथ से अगर प्लेट छूट कर टूट जाए ना, तो तब आप देखें इसे ऐसे कांप रही होती है जैसे हम इसे मार डालेंगे। वो हंसते हुए बता रही थी। ये अंदाज़ इसकी मासूम सी बहन का तो ना था। वो कहाँ किसी का मजाक उड़ाना चाहती थी। ये तो जुबारिया की हरकत थी। जोया, बहुत गलत बात है। इसने आंखें दिखाई तो खामोश हो गई। तुम अपने घर में मौजूद किसी का मजाक उड़ा रही हो। वो लड़की सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ रहने के लिए आई है, हम इसे डिग्रेड नहीं कर सकते। अभी शायद वो हमारे घर के माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। और मैं तुम्हें इसका अंदाज़ फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा। तुम इसकी ड्रेसिंग फॉलो करो। इसका नरम लहजा, इसका पर्दा करना, खुद को संभाल कर रखना, वो हर चीज़ को कितने अच्छे से करती है। तुमने देखा वो बात कैसे करती है? बेवजह चिल्लाती नहीं है, फजूल में बहस नहीं करती, किसी से बदजुबानी नहीं करती, ना किसी से लड़ती रही है। वो इसे अपने पास बिठाए सहरविश की तारीफ़ के पुल बांध रहा था, जबकि जोया हैरानगी से सुन रही थी। ये सब कुछ तो मैंने कभी नोट ही नहीं किया। सहरविश बहुत प्यारी है, और वो जुबी भाभी से ज़्यादा खूबसूरत भी है। और पता है क्या, जुबारिया भाभी कह रही थी कि अगर वो एक चक्कर पार्लर का लगाकर अपने बालों की कटिंग कर ले या अपना दुपट्टा उतार दे तो और भी ज़्यादा प्यारी लगेगी। लेकिन इसे कौन समझाए? इसे तो प्यारा लगना ही नहीं है। पता नहीं वो क्या कहती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत फ़नी है। जुबारिया भाभी तो हंस हंस कर पागल हो रही थी जब इसने कहा कि इसे देखने का हक सिर्फ इसके शौहर के पास महफूज है।
इनका दुपट्टा इनके सर से तभी उतरेगा जब अपने शौहर के लिए बाल खोलेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल पागल है वो कहती है कि वो लिपस्टिक सिर्फ अपने शौहर के लिए लगाएगी और सिर्फ इन्हीं को दिखाएगी। और बताऊँ वो बस बस और कुछ मत बताओ, इतना ही काफ़ी है। इसके हंस हंस कर लोटपोट होने पर जाबरी से टोकते हुए बोला, अब भी आप कहेंगे कि शहर को फॉलो करो? वो इसे देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली। इसे यकीन था कि शहर के नादर के हालात जानने के बाद वो कभी से सहरविश को फॉलो करने को नहीं कहेगा। वो बहुत अनमोल है जोया, और अगर तुम जुबारिया के साथ रही ना तो इन सब बातों की गहराई को कभी नहीं समझ पाओगी। मैं अम्मी से बात करता हूँ, वही समझाएंगी तुम्हें, तुम मेरे बस से बाहर हो। वो प्यार से इसके सर पर चपत लगाते हुए बोला, मुझे नहीं समझना, बस आप बताएं कि अगर मैं दुपट्टा लूँगी तो आपको प्यारी लगूंगी? इसके सीने पर सर रखते हुए बड़े मान से पूछी, तो तुम बहुत प्यारी हो, मुझे तो हर रूप में प्यारी लगोगी मेरी जान, लेकिन जुबारिया के साथ उठना बैठना कम कर दो। जुबारिया से भी बात करता हूँ, मेरी बहन को बिगाड़ने पर लगी। वो बड़बड़ाया और इसे जाने की इजाज़त दी। नहीं, मैं यहीं पर सोऊंगी आपके साथ। वो इसके बेड पर सवार होते हुए बड़े मज़े से बोली, और वो कुछ नहीं बोला था, सिर्फ मुस्कुराकर इसके पास ही बैठ गया। आप सहरविश को बहुत नोट करते हैं, वो मुझे भी बहुत प्यारी लगती है, मासूम सी, क्यूट सी। राहील भाई के साथ वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बस चुप सो जाओ, वो नन्ही से बोला, और इस पर इसने उंगली की मदद से अपने लबों पर जिप किया था, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। इसकी आंख खुली तो इस वक्त कमरे में और कोई भी मौजूद नहीं था। सुबह जब वो नमाज के लिए उठा तो वो नमाज अदा करी थी, और वो बिना इससे कुछ भी कहे वजू करने चला गया। जब तक वो वापस आया वो नमाज अदा करके वापस हो चुकी थी, या फिर सिर्फ सोने का ड्रामा कर रही थी। इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। इसका शर्माना घबराना सीधा इसके दिल में उतर रहा था। बहुत मुनफरिद थी ये लड़की, बहुत जल्दी वो इसे अपना असीर कर गई थी। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के मानी समझ आने लगे थे। रात इसे अपनी बाहों में लिए वो जैसे अलग ही दुनिया में था, और फिर इसकी घबराहट और मज़ाहमत इसे वापस से दुनिया में मजबूर कर गई। अगर वो चाहता तो कल रात इसे अपने और इसके रिश्ते की गहराई बता देता। वो कल ही रात ही इसे सब कुछ बता सकता था, लेकिन नहीं, वो सिर्फ इसकी बीवी नहीं थी, बल्कि एक नाजुक से जज्बात रखने वाली लड़की थी, जो फिलहाल इन सब सोचों से बहुत दूर थी। वो तहान की माँ बनने को तो बिल्कुल तैयार थी, लेकिन इसकी बीवी बनने में से भी वक्त लगना था। इसे इस रिश्ते को समझने में थोड़ा वक्त दरकार था, और वो इसे इस वक्त देने को तैयार था, लेकिन इसने ये भी सोच लिया था कि वक्त देते हुए इसे अपने और इसके रिश्ते की नज़ाकत को समझाएगा, ताकि अगली दफ़ा जब इसे अपने पास बुलाए तो इसकी आंखों में डर ना हो, बल्कि इसकी मोहब्बत को महसूस करे। इसने टाइम देखा तो सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे थे, और आधे घंटे में वो काम पे जाने का इरादा रखता था, इसलिए बेड से उठकर फ्रेश होने चला गया। बूबू बूबू, बाहर सोफे पर तकिया रखकर इसे दूध पीने के लिए उलटा कर गई थी। अब पेट पूजा करने के बाद इसे अपने आसपास ना पाकर वो इसे अपने अंदाज में पुकारने लगा। दावर इसकी आवाज़ सुनता मुस्कुराते हुए नीचे जा रहा था। जब से किंजिश इसकी ज़िंदगी में आई थी, इसने तहान को रोते नहीं देखा था। अरे जानू, आ गई मामा आपकी चा। वो अपने हाथों को साफ करती भागकर बाहर आई, जबकि इसे देखते वो हाथ पैर मारने लगा। बूबू, इसके उठाने पर इसके कंधे से लटका दावर को बिल्कुल कुछ छोटा सा बंदर ही लग रहा था। ये लग बात कि वो ये बात इसकी मामा के सामने बिल्कुल नहीं कह सकता था, क्योंकि इसकी मामा बुरा मान जाती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा। जब इसे इसकी आवाज़ सुनाई दी, इसके कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए थे, जबकि घनी मूछों तले अनाबी रबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। आप क्या बूबू कर रहे हो? जब मामा को बचाने की पड़ी है तो घोड़े बेचकर सो गए। बिल्कुल भी अच्छे बेबी नहीं है आप। रात को पता है आपके बाबा मुझे बस खाने ही वाले थे। पता नहीं कैसे रहम आ गया इनको मुझ पर, बिल्कुल दियो की तरह मेरा नवाला बनाकर मुंह मुझे निगल जाते और डकार भी ना मारते। बूबू बूबू, मैं इसके कंधे से चिपका हुआ जैसे इसकी हर बात का जवाब दे रहा था। हाँ, बिल्कुल भूत की तरह। शुक्र है मैं बच गई, और वरना आपको तो आपकी मामा ही नहीं मिलती। कहाँ से ढूंढ कर लाते आप फिर मामा? बोले, बताएं। बूबू, वो इसकी सारी बात सुनने के बाद बोला, और नहीं तो क्या, किसी भूत बंगले से मिलती है आपकी मामा आपको वापस। पर वहाँ से भी आप कैसे बचा कर लाते? अभी तो आपके पैर भी नहीं लगे। और पता है वो क्या कह रहे थे? पता है? वो एक बार फिर से इसे अपने सामने करते हुए सवालिया अंदाज में बोली, तो इसे फिर से वही जवाब सुनने को मिला। बूबू, हाँ अंकल, बिल्कुल। वो कह रहे थे कि आप मेरे बॉडीगार्ड हो। बस इसमें तो कोई शक नहीं। आप बस बड़े हो जाएं तो मैं आपको अपना बॉडीगार्ड बना लूँगी। फिर आपके बाबा मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे, बेशक वो भूत ही बनकर क्यों ना आ जाए। वो बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा कर रही थी। इसे कल रात वाली वो मासूम सी लड़की याद आई जिसे हद दर्जा घबरा रही थी। इस वक्त वो अपने बेटे से इसके बाप की शिकायत करने में मसरूफ़ थी। तहान बेटा, अपनी माँ को ये बात समझा दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये भूत इन्हें चिमट कर रहेगा। इस भूत से बचना अब इनके लिए आसान नहीं है। इसे अचानक जब अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी तो वो लम्हे में उछल कर पीछे जा लगी। आराम से, इस तरह रिएक्ट करिए जैसे सच में कोई भूत देख लिया। वो आहिस्ता से इसकी बाहों से तहान को निकाल चुका था, क्योंकि इसे देखते ही उसके पास आने को मचलने लगा था। बहुत खूब बेटा, आप बताओ आपकी मामा आपसे क्या शिकायत लगा रही थी कि आपके बाबा की रात को भूत बनकर आपकी मामा को खाने वाले थे? इससे पहले इसने कभी तहान से इस तरह की कोई बात नहीं की थी, लेकिन आज इस तरह से इससे बात करते हुए इसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। किसी की पर्सनल बातें सुनना गुनाह होता है। इसे पीछे से बड़ी मासूम सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने किसकी पर्सनल बातें सुनी है? वो हैरानगी से अपने पर लगे इस इल्ज़ाम को सुनकर इससे पूछने लगा था।
मेरी और मेरे बेटे की पर्सनल गुफ्तगू आपने क्यों सुनी? वो नाराज़ सी लग रही थी, जैसे इसने सच में कोई गुनाह कबीरा कर दिया हो। मैंने नहीं सुनी, सीरियस होते रहता तो खुद ब खुद तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में आने लगी, और फिर तुम्हारा ये बेटा जिस तरह से तुम्हारा साथ दे रहा था, इसकी आवाज़ में खुद ब खुद मेरे कानों तक आई थी। अब ये घर इतना बड़ा तो है नहीं कि तुम एक कोने में बैठकर बात करो और दूसरे कोने में सुन भी ना सकूं। आइंदा ऐसा करना कि जब तुम लोग कोई प्राइवेट गुफ्तगू करो, किसी कमरे में दरवाज़ा अंदर से लॉक करके करना। सीक्रेट बातें इस तरह खुलेआम नहीं की जाती। वो जैसे से समझा रहा था, ये शायद इसका मजाक उड़ा रहा था। अगर आपको आवाज़ आ रही थी तो आपको चाहिए था ना बिना सुने वापस पर चले जाते। इस तरह किसी की बातें सुनना अल्लाह ताला गुनाह में शामिल करते हैं, आइंदा से हरकत मत कीजिएगा। वो समझाते हुए बोल रही थी। दावा ने बड़ी फर्माबरदारी से हाँ में सर हिलाया था। मैं वहीं से पलट जाया करूँगा या कानों में हाथ रख लिया करूँगा, मगर तुम्हारी प्राइवेट गुफ्तगू नहीं सुनूंगा। अब तुम लोग इतने सीरियस मौजू पर एक दूसरे से बातें करते हो तो मेरा बिल्कुल हक नहीं बनता कि इस तरह से ताहू की मामा की प्राइवेट गुफ्तगू सुनने का। वो ताहू को देखते हुए बोला, जो अपने लाड प्यार से इसकी गर्दन गीली कर चुका था। वो ताहू को लेकर बाहर जाने लगा तो वो भी अपने काम की तरफ मसरूफ़ हो गई। जब अचानक वापस आया और वो इसके इतने पास आ गया कि इसकी परफ्यूम की खुशबू पर इसका दिल बेख्तियार धड़का। मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हारे बेटे की प्राइवेट गुफ्तगू सुनने का, लेकिन अगर मौजू मेरी ज़ात हो तो सुनने में कोई बुराई नहीं। और फिलहाल ये भूत पूरी तरह से तुमसे चिमटा नहीं है, लेकिन अनकरीब ये भूत तुम पर पूरी तरह काबिज होने का इरादा रखता है। इसके गाल को बड़ी नरमी से अपने होंठों से छूता हुआ पीछे हटा था, जबकि वो अपने दिल की धड़कनें संभालती गहरी सांस लेकर अपने सुर्ख होते चेहरे पर हाथ फेरने लगी। चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई थी। आज इसे मायूं बिठा दिया गया था। सब बारी बारी आकर इसे हल्दी लगा रहे थे। जुबाइया काफ़ी देर से ये मंजर से गायब थी। वो थोड़ी देर पहले ही अपने काम से वापस आते हुए कपड़े चेंज करता रस्म के लिए नीचे आया था। इसकी छुट्टियां मंजूर नहीं हुई थी और दावर का कहना था कि इसे अब भी नौकरी ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन नहीं हुए, ऐसे में इसे फिर से छुट्टियां दे देना इसके बस से बाहर है। इसने बहुत सारे दलाइल पेश किए, जिसमें इसने ये बात साबित की थी कि इसका शादी में होना बहुत ज़रूरी है। जिसके जवाब में इसने कहा कि जब तुम्हारी छुट्टियां मंजूर हो जाएं तब तक इनके लिए डिले कर दो। शादी में तुम्हारा होना इतना ही ज़रूरी है तो मैं तुम्हें सिर्फ यही मशवरा दे सकता हूँ। इसके मशवरे पर अपनी मुठ्ठियाँ भेजकर कमरे से बाहर निकला और इस वक्त वो मायूं की रस्म में सबसे लेट आया था। लेकिन इसकी मजबूरी को समझते हुए किसी ने भी इससे कुछ नहीं कहा था। ऊपर छत पर इस वक्त लड़के अपनी रस्म कर रहे थे, क्योंकि छत की तरफ से एक दूसरा दरवाज़ा घर से बाहर की तरफ निकलता था, जबकि बाहर लॉन में सहरविश की रस्म अदा की जा रही थी। लेकिन जो चीज़ इसे परेशान करी थी वो चीज़ थी ज़ुबारी की गैर मौजूदगी। वो इस वक्त ज़ुबारी कहीं पर भी नहीं थी। ऐसे वक्त में इसका यूं मंजर से हट जाना कोई आम बात तो हरगिज़ न थी। इसके भाई की रस्म अदा की जा रही थी और ना ही इसका कोई अता पता ही नहीं था। 2-3 बार तो चची से आकर पूछ चुकी थी कि तुमने ज़ुबारी को कहीं देखा क्या। शाम को वो बिल्कुल तैयार यहीं आगे पीछे घूम रही थी और अपना जाने कहाँ चली गई है। वो लाइल मिल का मुजाहिरा करता बस इतना कह पाएगा, यहीं कहीं होगी अपनी सहेलियों के साथ, क्योंकि मेहमान काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। लेकिन वो खुद इसे हर जगह ढूंढ चुका था, इसको कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। इसने 2-3 बार इसे फ़ोन करने की भी कोशिश की और फ़ोन बजकर बंद हो जाता, लेकिन ज़ुबारिया फ़ोन ना उठाती। किंजिश काफ़ी देर बैठने के बाद थक चुकी थी। वो जोया के साथ बाहर वॉशरूम की तरफ आई तो इसे देखकर वो भी इसके पास आ गया। तुम लोगों ने ज़ुबारिया को कहीं देखा है? वो कहीं नहीं है घर में, और चची काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हैं। इसने इन दोनों को देखते हुए कहा, जिस पर वो दोनों नफ़ी में सर हिला गए। जोया जाकर ज़ुबारिया के कमरे में देख कर आओ, इसने ज़रा सख्ती से जोया को कहा, जिस पर वो फ़ौरन ही सर हिलाते हुए इसके कमरे की तरफ भाग गई। वो शाम से नज़र नहीं आ रही। मैंने भी इसे ढूंढने की कोशिश की है। मैंने आंटी से और फुप्पो से कई बार पूछा, लेकिन इन्हें भी पता नहीं है। वो भी इसी बताने लगी जब अचानक इसका फ़ोन बजने लगा। अब फ़ोन करिए लड़की मुझे। इसने स्क्रीन पर ज़ुबारिया का नंबर देखते हुए फ़ोन उठाया, जबकि सहर ने भी सुकून का सांस लिया। हेलो हेलो ज़ुबारिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ ज़ुबी? ये क्या हुआ? मुझे बताओ, मुझे क्यों रो रही हो तुम इस तरह? मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ हो तुम? वो अब बेहद गुस्से से दहाड़ा था। रोना बंद करो, मैं भी पहुंच रहा हूँ वहाँ। वो इसे रोना बंद करने के लिए कह रहा था, जबकि सहर परेशानी से इसे देख रही थी। क्या हुआ मुझे बताएं, कहाँ है वो परेशान हो चुकी थी। सामने इस बिल्डिंग में जो नई बन रही है। इसने घर से थोड़े फासले पर पिछली गली की जानिब इशारा किया, जहाँ एक बिल्डिंग ज़ेरे तामीर थी। लेकिन वहाँ क्यों है? इसके साथ भागते हुए बाहर तक आई, क्योंकि वो तेज़ी से इस बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। किसी ने अगवा किया इसे। ज़ुबारिया का कहना है कि ये वही लोग हैं जो इस रात इसे गाड़ी में तंग कर रहे थे, और इन लोगों ने ज़ुबारिया के साथ कुछ। वो अपनी बात मुकम्मल किए बिना ही तेज़ी से भाग निकला था, जबकि वो भी रुकी नहीं थी। अपना लहंगा संभालती वो भी तेज़ी से इसके पीछे भागते हुए जा रही थी। दिल हज़ारों दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह ना करे कि कुछ भी बुरा हो। वो ज़ुबारिया को अगवा कर लिया गया था, वो भी इसके घर से। ऐसा कैसे मुमकिन था? वो लोग भागते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए। अपने मोबाइल की रोशनी जलाकर इसने हर तरफ ज़ुबारिया को ढूंढना शुरू कर दिया था। वो ऊंची आवाज़ में इसका नाम लेकर इसे पुकार रहा था, जब इसे ऐसा लगा कि ऊपर की बिल्डिंग में कोई मौजूद है। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर करता ऊपर पहुंचा, जब इसे एक कोने में डरी सहमी बैठी हुई नजर आई। इसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जबकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। वो तेज़ी से भाग कर इसकी जानिब आया। इसे देखते हुए वो भी उठकर इसके सीने से जा लगी। इसके सीने से लगते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि वो इसकी हालत से अंदाज़ा लगा चुका था कि इसके साथ यहाँ क्या हुआ है। इन लोगों ने मुझे लूट लिया। वो सिसकी, इन लोगों ने मुझे लूट लिया ज़ावर। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। इन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस घुटन ने आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज़ावर मैं बर्बाद हो गई। इसने मुझे किसी के लायक नहीं छोड़ा। वो चीख चीख कर रोते हुए बता रही थी।
जबकि इसे अपने सीने में भेजे वो इसकी तकलीफ़ को समझ रहा था। इसके पीछे खड़ी सहर दुपट्टा मुंह पर रखे हाथ रखे अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश करने लगी। इसने सोचा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वो भी इंस्पेक्टर जावर की मंगेतर के साथ। इंस्पेक्टर जावर की होने वाली बीवी के साथ कौन कर सकता था, ये वो समझ नहीं पा रहा था। वो लोग जेल से कैसे निकले, वो इन्हें गिरफ्तार कर चुका था। तो क्या इसकी गिरफ्त इतनी कमज़ोर थी कि वो लोग ना सिर्फ जेल से निकले बल्कि इसकी मंगेतर को लूट कर चले गए और वो हाथ पे हाथ रखे बैठा रहा। कैसे क्यों हुआ था ये सब कुछ? वो इसे अपनी बाहों में लिए आहिस्ता आहिस्ता इसके बाल सहला रहा था। जावर, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही, इन लोगों ने मुझे तुम्हारे काबिल नहीं छोड़ा, अब कौन करेगा मुझसे शादी? मैं किसी के लायक नहीं हूँ, इन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, नापाक हो चुकी हूँ मैं। वो चीखते चिल्लाते अपने बाल नोचने लगी। इसकी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। मैं करूँगा तुमसे शादी ज़ुबारिया, तुम मेरे लिए पाक हो। मैं करूँगा तुमसे शादी, तुम मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। वो इसका चेहरा अपने हाथों में लिए इसे समझा रहा था और ये वो वक्त था जब सहरविश की नज़रों में इस शख्स का मुकाम बहुत बढ़ गया था। वो एक लूटी हुई लड़की को अपनी इज्जत बनाने को तैयार था। मैं आज ही तुमसे शादी करूंगा, बल्कि अभी हमारा निकाह होगा, बस अब एक आंसू मत बहाना। और इसके आंसू साफ करता एक बार फिर से अपने सीने से लगा चुका था। वो इसे अपने सीने से लगाए अब भी से समझा रहा था कि वो इसके लिए पाक है, कोई इसके बारे में कुछ भी सोचे वो इसके लिए ख़ास है। वो इसे अपनाएगा। वो इस वक्त कितना परेशान था सिर्फ वही जानता था। लेकिन ज़ुबारिया जो कब से इसके सीने में मुँह छुपाए रो रही थी, अचानक इसके आंसू खिलखिलाहट में बदल गए और फिर वो खिलखिलाहटें कहकों में बदलने लगी, जिससे पीछे हटकर ज़ोर ज़ोर से तालियां मारने लगी। क्या कहा था मैंने तुम लोगों से? ये आदमी मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कह रही थी तुम? आजमाओ इसे और बताओ कैसे आजमाओ मैं? इतना आजमाना काफ़ी है तुम लोगों के लिए। एमन, इरम, बाहर निकलो या बस अब ये ड्रामा ख़त्म करो। वो तालियां मारते हुए कहका लगाती इन दोनों को बुला रही थी जो यहीं कहीं छुपी हुई थी। सहर को यकीन ना है कि वो इसे आजमाने के लिए इस हद तक जा सकती है, वो अपनी इज्जत पर सवाल उठा सकती है। और ऐसी बेयकीनी की कैफियत में वो भी खड़ा इसे देख रहा था। यकीन करना मुश्किल था मगर ये सच था, ये ड्रामा थे। लेकिन इसने अपनी इज्जत, अपना वकार, सब कुछ इसकी निगाहों में खो दिया था। इसका हाथ उठा और लम्हे में इसका चेहरा सुर्ख कर गया। इसका थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि ज़ुमारिया लम्हे में ज़मीन बोस हुई और अपने चेहरे पर हाथ रखे बेयकीनी से देख रही थी। वो जो अभी इसकी मोहब्बत में पास हो गया था, इसके मुंह पर अपना निशान छोड़ चुका था। गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की को जान से मार डाले जो इसकी मोहब्बत को इस अंदाज में आजमा रही थी। शायद ये सब बात इतनी बुरी कभी ना लगती, लेकिन जिस तरह से इसने अपनी इज्जत पर सवाल उठाया था, जाबर हैदरी का बस नहीं चल रहा था कि जिंदा ज़मीन में से गाड़ दे। वो गुस्से से एक बार फिर से इसकी जानिब बढ़ा जब अचानक ही पीछे से सहर ने इसका बाजू अपने हाथ में दबोच लिया। इसे डर था कि वो कुछ गलत ना कर डाले। इसका गुस्सा बता रहा था आज उसे जान से मार डालेगा। इसने अपना हाथ छुड़ाने की इसने कोशिश की, लेकिन सहर ने अपनी गिरफ्त न टूटने दी। इसने गुस्से से एक नज़र से देखा, फिर अपना हाथ छुड़वाता तेजी से वहाँ से निकल गया। ये तुमने क्या किया ज़ुबारिया? कोई किसी को आजमाने की खातिर क्या इतना बड़ा कदम उठाता? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया कि तुम जानती नहीं कि एक औरत के लिए इसे इज्जत से बढ़कर और कुछ अहम नहीं होता। और वो शख्स तुम्हें हर हाल में कबूल करने के लिए तैयार है। तुमने इसे इतने बड़े इम्तिहान में डाल दिया। ज़रा सोचो तो सही क्या गुजरी होगी इस पर। इसने थोड़ी सी देर में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा होगा, तुम्हारे बाबा, मामा, भाई, हर किसी की इज्जत पर दाव पर लगा दिया था। क्या गुजरती इन पर? तुमने एक मजाक के लिए इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम एक बार अपनों के बारे में नहीं सोचा। अपने दोस्तों के कहने पर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? ये नादानी, ये बेवकूफ़ी नहीं है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला भी जज्बात के साथ खेलने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। पर तुमने इस इंसान के जज्बात के साथ खेला जो तुमसे मोहब्बत करता है। वो इसके पास बैठी से समझाने लगी। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। शट अप, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे दिमाग ख़राब करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वो तेज़ी से इसके पास से उठकर खड़ी हो गई। इसने इसकी सहेलियों के सामने इस पर हाथ उठाया था, न जाने वो क्या क्या सोच रही होंगी। और ये इस लड़की ने अपना लेक्चर शुरू कर दिया था। ये सब इसका वक्ती रिएक्शन था और वैसे भी इसको काफ़ी बड़ा झटका लगा। वो सिर्फ इसे अपनी मोहब्बत के लिए आजमाना चाहती थी और वो मेरे टेस्ट में पूरी तरह कामयाब हो गया। जहाँ तक बात है इससे बात करेगी तो वो मेरा अपना जावर हैदरी है, इससे मैं मना लूँगी। इसे मनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इसलिए तुम अपने ये लेक्चर अपने पास रखो और तुम्हें क्या ज़रूरत है इस तरह मायूक दुल्हन बनकर घर से बाहर निकलेंगी। चलो अब जल्दी से आओ मेरे साथ। एमन, तुम लोग भी आओ और मुझे अपना ये दुपट्टा दे दो ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ क्या हुआ। और जावर को मनाना भी है, जल्दी आओ। वो एमन से दुपट्टा लेती खुद पर फैलाते तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई, जबकि एमन खुद भी हैरान थी। आई एम रियली सॉरी सहर, लेकिन मैं तुम्हें सच सच बता रही हूँ, हमारे इस सब में कोई कसूर नहीं। हम तो बस ऐसे ही आजमाने के लिए कह रहे थे कि जैसे वो इसे शॉपिंग पर लेकर जाए या किसी रोमांटिक जगह। हमारा इस तरह का कोई प्लान नहीं था, ये इसकी अपनी सोच थी। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी सोच इतनी नीचे गिर सकती है? हमने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, प्लीज़ इतना बड़ा मजाक ठीक नहीं है। लेकिन इसने कहा कि अगर आजमाने तो ठीक से क्यों ना आजमाऊँ। मैंने इससे कहा था कि तुम सिर्फ कुछ दिन के लिए जावर से नाराज़ हो जाओ, मैं देखूंगी कि जावर भाई तुम्हें मनाने के लिए क्या करते हैं और इस तरह अपनी मोहब्बत के इम्तिहान में पास हो जाएंगे। अगर मुझे पता था कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करती, बल्कि मैं तो इस बारे में बात तक नहीं करती। इसकी सोच इतनी आगे चली जाएगी, ये मुझे कभी भी नहीं लगा था। मैंने यहाँ इस आने के बाद भी इसे मना किया कि इसने अपने कपड़े फाड़ डाले, अपने बाल ख़राब किए और हमें कहा कि हम छुप जाएं। मैं तो परेशान हो गई थी कि वो क्या करने वाली है, लेकिन इसने हमें अपनी दोस्ती की कसम दी थी। क्या जब तक
वो हमें बाहर ना बुलाए, हम बाहर ना आए, हम बिल्कुल बेकसूर हैं सहर, हमने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, इससे सब इसने खुद किया है। एमन इसके पास खड़ी से समझा रही थी, इस वक्त वो भी बहुत परेशान लग रही थी। इसे डर था कि कहीं इनकी शरारत की वजह से इसका मंगेतर से मंगनी ना ख़त्म कर दे, लेकिन ज़ुबारिया का एटीट्यूड साफ बता रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो ज़ावर को हर कीमत पर मना कर देखेगी। लेकिन जबकि इसकी नज़र में ये सारी बातें कोई वैल्यू नहीं करती थी, वो बस ये कह रही थी कि वो अपने मंगेतर को मना सकती है, ये मुश्किल नहीं है, हुन ज़ावर मना मान के दसेगा। वो उसे समझा सकती है कि सब कुछ सिर्फ एक मजाक है, मजाक से बढ़कर कुछ भी नहीं, और वो दिल पर ना ले। लेकिन वो ये बात नहीं समझ सकती थी कि कुछ बातें दिल पर लो या ना लो, लेकिन वो दिल पर ऐसा असर करती है कि इनका असर ज़िंदगी भर नहीं जाता। ज़ावर के सामने आज ये बात वाज़ा हो चुकी थी कि ज़ुबारिया के लिए इसकी इज्जत से कहीं ज़्यादा बढ़कर इसकी शर्तें हैं। वो गुस्से से घर वापस आया और अपने कमरे में बंद हो गया। इसे ज़ुबारिया के साथ देखकर तायमी इसके पास आ गई थी। कहाँ चली गई थी तुम सहर, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे, ये ज़ुबारिया को देखे बिना इसे बोल रही थी। जबकि ज़ुबारिया की हालत भी कदरे बेहतर थी, वो वापस आते अपने कपड़े ठीक कर चुकी थी और अपने बालों को भी। जबकि कमरे में जाने के बाद वो अपना ड्रेस चेंज करने का इरादा रखती थी, और मम्मा कहीं भागी नहीं जा रही थी, मेरे साथ ही थी, हम ज़रा बाहर हवा लेने गए थे। इसकी हालत ख़राब हो रही थी, खैर आप मेहमानों के पास जाए, मैं इसे लेकर आती हूँ। ज़ुबारिया से ज़्यादा तो इसकी हालत ख़राब लग रही थी। इसे देखते हुए ज़ुबारिया ने अपनी माँ को मुतमईन किया, जिस पर वो हाँ में सर हिला गई। जबकि ज़ुबी की क्लास बाद में लेने का इरादा रखती थी, जो इतनी देर से मंजर से गायब थी। अपना मूड ठीक करो, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, सबको बताकर सुकून मिलेगा, तुम्हें क्या हालत बना ली है। ये चेहरे की रंगत देखो, सुनो तुम दोनों ऐसे इसे फ्रेश करके लाओ, मैं ज़रा ज़ावर के कमरे में जा रही हूँ इससे बात करने के लिए। वो ईमान से कहती हुई खुद ज़ावर के कमरे की तरफ चली गई। इस वक्त ज़ावर से ज़्यादा इसके लिए अहम और कुछ नहीं था। इसकी छोटी सी नादानी की वजह से वो इसे नाराज़ हो गया था, कम से कम इसके लिए वो छोटी सी नादानी ही थी, और इसे यकीन था कि वो इसे मनाने में कामयाब हो जाएगी। ज़ावर से ज़्यादा रूठता नहीं था, और अगर रूठ भी जाए तो वो इसे जल्दी मना लिया करती थी, और इसे यकीन था कि आज भी वो इसे मना लेगी। इसने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो इसे बेड पर बैठा हुआ नजर आया। दफ़ा हो जाए यहाँ से, मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे कमरे में आने की, वो धाड़ा था। ज़ावर क्या हो गया, तुम्हें ज़रा सी बात को लेकर इतना रिएक्ट कर रहे हो। मैंने कहा है ना, मैं तुम्हें सिर्फ आजमा रही थी, वो लड़की ने मुझसे शर्त लगाई थी और मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। सॉरी बोल तो रही हूँ ना। वो इसके सामने खड़ी अपने कान पकड़ने लगी। शट अप, क्या तुम्हारे लिए ज़िंदगी इन्हीं शर्तों तक महदूद है? मोहब्बत इज्जत की चीज़ें तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम मेरी मोहब्बत को आजमा रही थी, मुझे आजमा रही थी, इस तरह से अपनी इज्जत दांव पर लगाकर। मुझे इन लोगों से नफरत है जो अपनी इज्जत नहीं करते। तुम अपनी इज्जत को खुद अपने हाथों इस्तेमाल कर रही थी। तुम्हारे लिए ये बात कोई अहमियत नहीं रखती कि तुम्हारे चेहरे पर मुझे किस तरह की शर्मिंदगी ढूंढने से भी नहीं मिल रही। मुझे लगा कि शायद तुम्हें एहसास होगा इस बात का कि तुमने गलती की है, लेकिन तुम तो इसे नादानी करार दे रही हो। ये नादानी नहीं है ज़ुबारिया, तुमने अपनी इज्जत पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि खुद अपने हाथों से अपनी इज्जत को पामाल किया। तुम्हें पता है मैंने तुमसे क्यों कहा कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ? तुम्हारे बर्बाद हो जाने के बाद भी तुमसे मैंने कहा करूँगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे चाचा की बेटी हो। मेरे बाबा की ख्वाहिश है कि तुम इस घर की बहू बनो, वरना तुम वो लड़की हो ही नहीं जिस पर ज़ावर हैदरी अपना दिल हार बैठे। तुम मेरे आइडियल पर 1% भी पूरा नहीं उतरती। जिस तरह की लड़की मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था, इस तरह की लड़की से 1% भी मिलती नहीं हो तुम। लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुमसे इस मंगनी को पिछले 8 साल से निभा रहा हूँ। तुम्हारी हर गलती, हर नादानी, हर बुरी आदत से वाकिफ़ होने के बावजूद भी तुमसे शादी के लिए राज़ी हूँ, क्योंकि तुम मेरे बाबा की पसंद हो। तुम मेरी कौन सी मोहब्बत को आजमाने निकली थी, जब मुझे तुमसे कभी मोहब्बत हुई ही नहीं। जब जब मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक मजबूरी का सौदा है जो मैं अपनी बाप की खातिर करने को तैयार हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम में लाख पूरा सही, लेकिन अपनी इज्जत दाव पर लगाने की गलती तुम कभी भी नहीं करोगी। लेकिन ये सिर्फ मेरी गलतफहमी थी जो आज दूर हो गई है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर ही नहीं सकता इसे अपनी इज्जत का मतलब ना बताओ। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मैं मोहब्बत करूं या ना करूं, लेकिन वो मुझे अपनी इज्जत करने पर मजबूर कर दे। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे मोहब्बत के लिए नहीं, इज्जत के लिए आजमाए। निकल जाओ मेरे कमरे से, बल्कि ज़िंदगी से तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। वो उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोला। वो इस वक्त गुस्से में था, ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती थी, इसलिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं बोली। जानती थी कि बात बहुत बढ़ जाएगी और मुमकिन था कि बात बड़ों में चली जाए। तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अभी के लिए मैं जा रही हूँ। बड़े ही प्यार से इसका हाथ थामते हुए बोली, लेकिन ज़ावर ने अगले ही लम्हे अपना हाथ खींच लिया। तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल देखना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। इसे इतनी शर्म दिलवाने के बावजूद भी इसे आगे से इसका ये जवाब सुनकर मज़ीद गुस्सा आने लगा। इसे लगा कि शायद इसे इसके बाद तो अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी न हुआ। इसके जज्बात इसके लिए गुस्से में निकले हुए अल्फाज थे, और ऐसी लड़की के साथ वो अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। ज़ुबारिया मज़ीद इससे कुछ भी कहे बिना कमरे से निकल गई, जबकि अपना सर थाम कर बैठ गया। जब जिसने ये सब किया था, इससे इस बात का एहसास तक नहीं था, और जो आजमाया जा रहा था, इसे लग रहा था जैसे इसकी दिमाग की नस फट जाएगी। ताहू, आपके बाबा किधर रह गए? अभी तक घर वापस नहीं आए, कितना टाइम हो गया? ताहू की मामा को भूख लगी हुई है। इसने तकरीबन 6ठा चक्कर दरवाजे तक का लगाया था, लेकिन दावा की वापसी के कोई इम्कान नज़र नहीं आए थे। ताहू अपने हाथों की सारी उंगलियां खोले, एक उंगली को ज़रा अलग करते हुए फिर से अपना बू बू शुरू कर चुका था। हाँ मुझे पता है वो बिज़ी है, लेकिन फिर भी
घर पे बंदा फ़ोन करके बता तो सकता है ना, ये फ़ोन क्या हमने सिर्फ नुमाइश के लिए लगाया हुआ है। वो एक बार फिर से टीवी ऑन करके बैठ गई जहाँ पर कार्टून चैनल चल रहा था। वो बड़े मज़े से टॉम एंड जेरी देखने में मसरूफ़ थे। दिल चाहा फ़ोन करके पूछे, फिर एहसास हुआ कि इसको तो नंबर ही नहीं पता ताहू के बाबा का। वो एक बार फिर से दरवाजे पर देख के आऊँ। इसने एक बार फिर से इसे ज़्यादा तलब नज़रों से देखा, जैसे वो इसके बाप को देखने पर टैक्स लगा देगा कि तुम मेरे बाप को क्यों देख रही हो। बू 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 बू, इसने फिर से इसकी बात का जवाब दिया। ये भी आप सही कह रहे हो कि अगर आएंगे तो इन्होंने अंदर ही आना है, कौन सा बाहर रुक जाना है कि जब तक दरवाजे पर जाकर इन्हें रिसीव नहीं करूँगी वो अंदर नहीं आएंगे। चलो छोड़ो, हम अपना शो देखते हैं। वो एक बार फिर से टीवी की तरफ मतवजा होते हुए टीवी की आवाज़ बुलंद कर चुकी थी, लेकिन सारा ध्यान दरवाजे की तरफ ही था, क्योंकि अभी तक तहान जाग रहा था। अगर वो सो गए तो अंधेरे में से डर भी तो लगेगा। ताहू बेबी अभी सोना नहीं, मामा को अकेले डर लगता है। इसे आहिस्ता आहिस्ता नींद में जाते देखकर वो बोली थी, जिस पर तहान अपनी आंखें छोटी करके इसे देखने लगा, जैसे इसके बारे में सोच विचार कर रहा था। वो कब से घर जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी तक यहीं पर था, क्योंकि आज इसे इंस्पेक्टर जावर से कुछ ज़रूरी काम था। शाम में इसने कहा था कि इंस्पेक्टर जावर आप कहीं नहीं जाएंगे, और जब वो वापस आए तो इसे इंस्पेक्टर जावर कहीं नज़र नहीं आया। कांस्टेबल से पूछने के बाद इसे पता चला कि वो अपना काम ख़त्म करके जैन के साथ कहीं चला गया, पर इसकी वापसी कब तक मुमकिन है वो नहीं जानता। इसने आधा घंटा पहले जैन को फ़ोन किया। इसने कहा कि वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, अब थोड़ी देर में वो आने वाले हैं। यही वजह थी कि वो अब तक इसका इंतज़ार कर रहा था, वरना रात के 9:30 बजे तक वो यहाँ रहने का इरादा नहीं रखता था। किंजिश को भी अभी इसके घर में रहने की आदत नहीं थी। ये सच है कि वहाँ किसी तरह का खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अकेली लड़की और छोटा सा बच्चा अकेले महफूज नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम सर, वो अंदर दाखिल होते से सल्यूट कर चुका था। वालेकुम अस्सलाम ऑफिसर, आप किसकी इजाज़त से इंस्पेक्टर जैन के साथ गए थे? इसके अचानक अंदर दाखिल होने पर इसे इस पर गुस्सा आने लगा। वो कि उसकी हर बात की मुखालफत करता था, इसे समझ नहीं आता था। माफ़ कीजिएगा जनाब, वो दरअसल इंस्पेक्टर जैन को कुछ ज़रूरी मालूमात चाहिए थी। हम सारी तैयारी कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम कल या परसों इस जगह पर छापा मार के इन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये ड्रग्स का केस है जो ऑलमोस्ट हमने सॉल्व कर लिया, वो जैन को देखते हुए बोला, क्योंकि इसने कहा था कि दावर के सामने अगर तुम ये कहोगे कि हम इस केस को हल कर रहे हैं तो जो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, तो मुमकिन है वो तुम्हें कुछ ना कहे। मैं नहीं जानता कि आपने इसके लिए क्या किया इंस्पेक्टर जावर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मेरी इजाज़त के बिना आप गए क्यों? मैंने आपको कहा था कि मैं वापस आकर आपसे कुछ ज़रूरी डिस्कशन करूंगा एडवोकेट के केस के हवाले से, लेकिन आप इस तरह से बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे, जब दिल करता है मुँह उठाकर निकल जाते हैं। आपने नौकरी करनी है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि आपको इस जॉब में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट होता तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता। आपको एडवोकेट सफ्तर का केस दिया गया, कोई ड्रग्स केस नहीं जिस पर आप काम करें। आपको इतना नहीं पता कि आपको कौन सी चीज़ पर काम करना है और कौन सी चीज़ पर नहीं। और इंस्पेक्टर जैन, अगर आपकी टीम इस काबिल नहीं है कि आपके साथ आपके कामों में मदद करा सके, तो बेहतर है कि आप अपनी टीम बदल लें, ना कि किसी दूसरे के टीम मेंबर पर अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर दें। इंस्पेक्टर जावर, मुझे कल तक एडवोकेट सफदर के केस की सारी मालूमात चाहिए और इस बारे में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो फाइल इसके सामने पटकते हुए बोला था। लेकिन सर, हमने तो इस पर किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया। मैं इसके बारे में मालूमात नहीं रखता। इसके उठकर खड़े होने पर वो समझ गया था कि अब वो यहाँ से जाने का इरादा रखता है, इसलिए इसे देखते हुए कहने लगा, अगर वो इसे कुछ भी बताए बिना चला जाएगा तो वो इस केस की मालूमात इकट्ठी कहाँ से करेगा? ये आपका काम है इंस्पेक्टर। मैंने आपसे कहा था कि शाम 5 बजे तक मुझे आप मेरे ऑफिस में मिले, तो अब आप ये सारी मालूमात कहाँ से इकट्ठी कर देंगे? आपका काम है, मेरा नहीं। मेरी ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया, तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। एक्सक्यूज़ मी। वो अपनी बात मुकम्मल करता इसके करीब से निकलता बाहर चला गया, जबकि जावर सर पकड़ कर बैठ गया। आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं इस तरह वापस नहीं आ सकती। मेरे ड्रामे की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और इतनी मेहनत के बाद मुझे ये ड्रामा मिला है। आपको लगता है मैं इतनी सी बात पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ चली आऊँगी? इतना दिमाग ख़राब नहीं हुआ अभी मेरा। और ये जो मैं यहाँ तक आई हूँ ना, इसे ख्वाब को पूरा करना कहते हैं। वहाँ सारी ज़िंदगी आपके दिमाग के बच्चे पैदा करके नहीं पाल सकती मैं। मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ बनाना है, इस शख्स के साथ मुमकिन नहीं है। और आपको ये ज़रा सी बात समझ में नहीं आती। और मैं जल्दी वापस नहीं आने वाली, अभी तो मेरी उड़ान शुरू हुई है। वो एक शादी करेंगे 10, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ आप भी अपना दिल मत जलाएं, इन्हें रहने दें अपनी दूसरी बीवी के साथ। मैं भी देखती हूँ कब तक सौतेले बच्चे को पालती है वो खूबसूरत कम उम्र बला। किसी भी औरत में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने शौहर की पहली बीवी में से औलादों को बैठकर पालने लग जाए। और प्लीज़ इन सब चीज़ों में पढ़ने से बेहतर है कि आप अपना और बाबा का ख्याल रखें। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मैं फ़िलहाल वापस नहीं आ सकती। मेरी कोशिश ये है कि इस ड्रामे की शूटिंग ख़त्म होने से पहले मैं अपना दूसरा प्रोजेक्ट साइन कर लूँ, जिसके लिए आजकल मुझे काफ़ी सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलना पड़ता है और ऐसे में बार बार आपका फ़ोन मेरे लिए डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। इसकी आवाज़ में हद दर्जा बेजारियत थी, जिसे शकीला बेगम ने बहुत गहराई से महसूस किया, लेकिन फिर भी एक भी बात पर डटी हुई थी कि दावर की दूसरी बीवी बहुत खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक बहुत मासूम भी। और ऐसी लड़कियाँ बहुत जल्द अपने शौहर के दिलों में अपने लिए घर बना लेती हैं। और जिस तरह से वो लड़की ने मासूमियत की चलती फिरती तस्वीर लगी थी, इन्हें अपनी बेटी का घर बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ इनकी बेटी को तो जैसे इस चीज़ की परवाह ही नहीं थी।
वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ड्रामों के पीछे पड़ी थी। अपने शौहर और बच्चे की इसे कोई फ़िक्र नहीं थी कि वो पीछे अपना शौहर बच्चा छोड़ के गई है। वो तो इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती थी। जो ड्रामा इसे ऑफ़र हुआ था इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और अब इसका इरादा जल्द से जल्द दूसरे प्रोजेक्ट हासिल करने का था। ऐसे में इसके पास फालतू किसी भी चीज़ को सोचने का वक्त भी कहाँ था। बेवकूफ़ लड़की अपना घर बर्बाद करके वहाँ फिल्म और ड्रामों में कामयाबी मिल भी गई तो क्या करोगी? तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, बच्चा दूसरी बीवी की गोद में डाल दिया। कभी ना कभी तो अपने असल तक लौट कर आओगी ना। ये फिल्में ड्रामे सारी ज़िंदगी नहीं चलती मेरी बेटी, अब भी वक्त है। इसने तुम्हें तलाक नहीं दी, अब भी लौटा। हो सकता है वो तुम्हें अपने साथ रख ले। 6 साल की रफ़ाकत है, वो इतनी आसानी से तुम्हें भुला नहीं सकता ना। इन 6 सालों में ज़िंदगी में कोई तो ऐसा लम्हा आया होगा जिससे वो तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। मैं जानती हूँ उसने दूसरी शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है। अगर तुम वापस लौट आती तो हो सकता है वो अपनी दूसरी बीवी को छोड़ दे। वो भी उम्मीद पर बंधी हुई थी, ज़रूर छेड़ेगा दावर। ये सोचे बगैर कि वो अपनी बेटी के लिए किसी दूसरे की बेटी का घर बर्बाद करने की बात कर रही हैं। कुछ माँ खुद गर्ज भी होती है, अपनी औलाद से बढ़कर इन्हें कुछ भी अजीज़ नहीं होता। और यहाँ तो बात करोड़ों की जायदाद की भी थी जो इनके हाथों से निकली जा रही थी। अम्मी पता नहीं आप क्या बातें कर रही हैं, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, जब मेरा दिल चाहेगा मैं वापस आ जाऊँगी। फ़िलहाल मुझे तंग मत करें। न जाने एक बात आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी। अब जब तक मैं खुद फ़ोन ना करूँ बराए मेहरबानी मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से फ़ोन बंद करती। पहले ये जतलाना नहीं भूली कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, इसके पास इनसे बात करने के लिए फ़ालतू बातों का वक्त नहीं है। जबकि वो अपने शौहर के बारे में सोच रही थी जो इन्हें बार बार बेटी की वापस आने के लिए समझाने को कह रहे थे, लेकिन वो इन्हें क्या समझाती कि इनकी बेटी तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं। वो तो वहाँ बहुत खुश है और उसको वापस आने का कोई इरादा नहीं। और जिस तरह से दावर पार्टी में खुश नज़र आ रहा था, इस बात से ये भी साफ ज़ाहिर था कि दावर अब शायद जायशा वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर दुनिया जहान की विजारियत थी। इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी बाहर बाबा और मामा को एक साथ बैठे देखकर रहना पाया। जब तक वो थोड़ी देर अपने माँ बाप के साथ वक्त ना गुजार लेता इससे सुकून नहीं मिलता था। इनके पास बैठते हुए वो आयशा बेगम की गोद में सर लेट गया, जबकि इसके यूँ पास आने पर इन्होंने मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी को चूमा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और इसे परेशानी से बात की थी कि वो दावर को सुबह रिपोर्ट्स कहाँ से ला कर देगा। इसने वाकई इस केस पर बिल्कुल काम नहीं किया था। दावर से काम सीखते हुए कुछ इसकी अना आड़े आ जाती थी। वो चाहकर भी इसे मुखातिब नहीं हो पाता था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दावर से प्रोफेशनल होकर काम किस तरह से करे। दावर के साथ काम करते हुए मुसलसल उलझन का शिकार हो रहा था। अभी तक इसने एक दफ़ा भी खुद से दावर को मुखातिब नहीं किया था। वही से काम देता और फिर चला जाता। इससे काम के रिलेटेड कोई सवाल भी वही करता। अगर तो वो जानता तो वो जवाब दे देता, वरना वो ज़्यादातर फोकस इसका जैन वाले केस पर कर रहा था। लेकिन ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि जैन के साथ काम करने पर इसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसकी यूनिफॉर्म पर स्टार्स सिर्फ़ और सिर्फ दावर की तरफ से मिल सकते हैं। सिर्फ वही इसे इसकी कारकर्दगी पर इनाम देने का हक़ रखता है। जैन के अंदर काम करने वाली टीम बहुत ही सुस्त रवि से अपना काम करी थी, जबकि इस केस में इंटरेस्ट दिखाते हुए वो काफ़ी हद तक इस केस के इनकी गहराइयों को मालूम कर चुका था। लेकिन अब मसला ये था कि इस दावर वाले केस पर भी काम करने से इनकार नहीं कर सकता था, वरना दावर ने इसे कोई और सज़ा देनी थी। इसे फ़िलहाल बहुत नींद आ रही थी। इसने यही सोचा कि 2 घंटे आराम करने के बाद वो इस केस पर काम करने के लिए दोबारा ऑफिस जाएगा। हम तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे बेटा। देखो घर में वैसे भी शादी का माहौल बना हुआ है। हम सोच रहे थे कि तुम्हारी और ज़ुबारी की डेट फिक्स कर दी जाए। मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। तुम दोनों की शादी से घर में ज़्यादा रौनक हो जाएगी। इसके बालों में नरमी से उंगलियाँ चलाती वो बहुत प्यार से समझा रही थी। नहीं मामा, मैं शादी नहीं करना चाहता, बल्कि यूँ कह लें ज़ुबारी से शादी नहीं करना चाहता। वो जो सीरियस होते थे इन्हीं की तरफ आई थी। इसके अल्फाज पर इसके कदम रुक गए। क्या वो इसकी छोटी सी गलती को सब घर वालों के सामने पेश करने वाला था? नहीं, ऐसा तो वो नहीं कर सकता। अगर इससे कोई गलती हो भी जाए तो वो इससे किसी के सामने नहीं डालता था। ये सोचकर वो सबकी नज़रों में बुरी बन जाएगी, लेकिन आज वो इसकी गलती को सबके सामने पेश कर रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं। मामा सच में हैरान हो गई थी। पहले से वो शादी से इनकार कर रहा था और आज इसने ज़ुबारिया से शादी से इनकार कर दिया। मामा, मैं ज़ुबारिया से शादी नहीं करना चाहता। मुझसे वजह मत पूछेगा। बेहतर है कि आप खुद ज़ुबारिया से पूछें। वो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वजह बता सकती है। बाकी मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। मैं थोड़ी देर तक आराम करके वापस अपने ऑफिस जाऊंगा। लेकिन प्लीज़ अब ज़ुबारिया से मेरी शादी के ख्वाब देखना छोड़ दें। प्लीज़, ज़ुबारिया जैसी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। आप ज़ुबारिया के अलावा बाहर कहीं से पर भी कोई लड़की देख लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा आपकी पसंद सर आंखों पर। लेकिन अब आप लोगों की भतीजी मेरी बीवी नहीं बन सकती। वो इनकी गोद से सर उठाता, जैसे ही उठा सामने ज़ुबारिया को खड़े देखा। इसकी आंखों में बेयकीनी थी, जिसे वह नज़रअंदाज करता तेज़ी से आगे बढ़ गया। ज़ुबारिया, ये सब क्या है? मुझे तुम कुछ बताओ, क्या हुआ है? ज़ावर ऐसे क्यों बोल कर गया कि तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुई है? वो परेशानी से पूछने लगी। नहीं ताई अम्मी, कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटी सी लड़ाई होगी। आप फिक्र ना करें, मैं बात कर लूँगी इनसे। पता नहीं क्या हो गया, इनको छोटी छोटी बात पर खफा हो जाते हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं अभी जाती हूँ बात करने के लिए। वो इन्हें देखते हुए कहने लगी। शुक्र है उन्हें पूरी बात बता कर नहीं किया, वरना फिर एक लंबा चौड़ा लेक्चर शुरू हो जाता जिसको सुनने के मूड में वो हरगिज़ नहीं थी। नहीं ज़ुबारिया बेटा, अभी मत जाओ। वो अभी काफ़ी गुस्से में लग रहा है। जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लेना। ज़मान साहब इन लोगों के मसले में पढ़ना नहीं चाहते थे, फिर भी इसे समझाते हुए बोले। ज़ुबारिया को भी इनकी बात कुछ हद तक दुरुस्त ही लगी तो फ़िलहाल वैसे भी इससे इस बारे में बात नहीं की थी।
कल इसकी बारात थी, कल वो सारी ज़िंदगी के लिए किसी और के नाम लिखी जाने वाली थी। थोड़ी देर पहले मेहंदी की रस्म हुई। इसके हाथों पैरों में हर जगह मेहंदी से नक्शा नगार बनाए गए थे। ज़ुबारी जिसके हाथ में अपने भाई का नाम लिखने की ख्वाहिशमंद थी, इसने कहकर इनकार कर दिया कि वो अभी तक राहील की बीवी नहीं है। जिसका नाम अपने हाथ में लिखे, ये सब शादी के बाद के लिए ठीक है। फिलहाल वो इस सब में कंफर्टेबल नहीं है और इसकी बात को समझते हुए तायमी ने भी इसे ऐसा न करने के लिए कहा था। ज़ुबारी का मूड ही ऑफ हो गया था। कल वो इसके भाई की दुल्हन बनने वाली थी और आज भी इसके नाम की मेहंदी तक अपने हाथ में नहीं लगा रही थी। इसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बिना कुछ बोले इसके करीब से उठ के फिर जब तक रस्म खत्म न हुई, ज़ुबारी ने इसे मुँह नहीं लगाया। इसे कमरे तक छोड़ने के लिए भी जोया ही आई थी। अपने काम में मसरूफ़ होने की वजह से वो इसे मेहंदी की मुबारकबाद भी नहीं दे पाया। राहील को मुबारक देने के बाद वो इसके कमरे की तरफ आया, क्योंकि अब इसका थोड़ी देर आराम करने का इरादा था। इसलिए सोचा कि दुल्हन को मुबारकबाद दे दे, क्योंकि कल भी इसने घर पर नहीं रहना था। शायद कल सारा दिन इसका दावर के केस को हल करने में गुजर जाना था। अभी इसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया था कि इसे अंदर से जोया की चहकती आवाज़ सुनाई दी। अरे यार, लगवा लेती ना मेहंदी, कितना प्यारा रंग आया, देखो मेहंदी का, काश राहील का नाम भी होता बीच में। वो बड़ी हसरत से इसकी मेहंदी को देखते हुए बोल रही थी। नहीं, वो अभी मेरे लिए नामहरम है और जब तक मेरा इनसे रिश्ता नहीं बन जाता तब तक मैं ऐसा काम करके खुद को अल्लाह की नज़रों की मैं गुनाहगार नहीं कर सकती। और वैसे भी हाथ पर भी इसी का नाम अच्छा लगता है जो दिल पर हो। इसने मुस्कुराते हुए समझाने की कोशिश की थी। और आपके दिल में कौन है मैडम? वो मुस्कुराते हुए इससे सवाल करने लगी। फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है, हो सकता है कल निकाह के बाद राहील साहब दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दें। इसने मुस्कुराते हुए बात को ख़त्म करना चाहा। है क्या मतलब? तुम राहील भाई से मोहब्बत नहीं करती क्या? तुम इनको पसंद नहीं करती? वो हैरानगी से देखते हुए सवाल करने लगी। मोहब्बत निकाह के बाद होती है। मैं निकाह से पहले पैदा होने वाली मोहब्बत को मोहब्बत नहीं समझती। और पसंद नापसंद का क्या है? जो माँ बाप की पसंद हो इसी को अपनी पसंद बना लेना चाहिए। वो बेहद सादगी से बोली थी। फिर तो तुम्हें ये शादी करनी नहीं चाहिए यार, आजकल दौर बहुत एडवांस है। आजकल पहले मोहब्बत की जाती है, इसके बाद शादी होती है। जोया अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। यही तो मसला, अगर कोई मुझसे पूछता तो शायद मैं इनकार करती। जावर जो कमरे में दाखिल होने वाला था, एक बार फिर से दरवाजे पर रुक गया। क्या मतलब था इसकी बात का? क्या राहील के हवाले से इसकी पसंद नहीं पूछी गई थी? अगर तुमसे राहील भाई के लिए पूछा जाता तो क्या तुम इनकार कर देती? वो हैरानगी से पूछने लगी। हाँ, शायद मैं अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन समझ सकती हूँ किसी दूसरे के घर पर बैठकर अपनी मनमानी नहीं की जा सकती। और वैसे भी ये फैसला तो अल्लाह ताला करता है ना कि अपनी सारी बातें छोड़ो और ये गजर उतारने में मेरी मदद करो। कितने टाइट है ना, खोल ही नहीं जा रहे। वो इसे अपने काम में लगाते हुए बोली तो जावर जो अंदर जाने का इरादा रखता था वहीं से पलट गया। वो अक्सर सोचता था कि राहील जैसे इंसान को सहरविश जैसी लड़की कैसे मिल गई, लेकिन आज इसकी गलतफहमी दूर हो गई थी। इसने तो पूछा तक नहीं गया था कि वो शादी के लिए तैयार भी है या नहीं। इसने ताहू को जगा कर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर कब तक वो अपनी मामा का साथ निभाता। वो इससे बारिश के बारे में बातें कर रही थी कि इसे बिजली के कड़कने से डर लगता है, लेकिन अकेले में अगर ताहू इसका साथ निभाता तो वो ना डरती। लेकिन थोड़ी देर में वो गहरी नींद में उतर चुका था। इसने मजबूर होकर इसे जाकर अपने कमरे में लिटा दिया ताकि इसकी नींद ख़राब ना हो, और वो वहीं कमरे में टहलती दावर के आने का इंतज़ार करने लगी। घड़ी 9 का हिस्सा पार कर चुकी थी और वो बाहर होने वाली तेज़ तरीन बारिश ने इसे मज़ीद खौफ में मुब्तला कर दिया। थोड़ी देर के बाद गरजने वाली बिजली से मज़ीद परेशान कर देती थी। सारे दरवाजे और खिड़कियाँ इसने अच्छे से बंद किए थे ताकि अंदर बिजली कड़कने की आवाज़ ना आए, लेकिन ऐसा भला कैसे मुमकिन था? तेज़ हवाओं से थोड़ी देर के बाद खिड़कियाँ खुल जाती, जिसे वो बड़ी कोशिश से बंद करती, लेकिन आखिर वो भी कब तक लड़ती इस आंधी तूफान से। अब इसे डर के मारे रोना आने लगा और सोने पर सुहागा के अचानक बिजली बंद हो गई। तेरी से बेड पर आते हुए ताहू के पास बैठ गई, जैसे वो इसे इस तूफान और अंधेरे से बचा लेगा। लेकिन वो तो जैसे घोड़े बेचकर सोया हुआ था। इस आंधी तूफान में एक बार भी ना कसमसाया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ क्या करे। दिल कर रहा था वो अपने मासूम से बच्चे को उठाकर कहीं छुप जाए, लेकिन ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ वो इस आंधी तूफान और बिजली के कड़कने से छुप सकती। और अब तो हर तरफ अंधेरा भी था। या अल्लाह पाक, प्लीज़ ताहू के बाबा को भेज दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसने रोते हुए इल्तिजा की जब नीचे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। ये कौन हो सकता था? दावर के पास तो एक्स्ट्रा चाबी थी जिसे खोलकर वो कभी अंदर आ सकता था। अगर वो चाबी से ना भी खोलता तो बेल दिया जा सकता था। इस तरह से दरवाज़ा भला कौन खटखटा रहा था? क्या मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए? वो खौफ से कांपती आवाज़ के साथ बोली और फिर ना चाहते हुए भी उठने का फैसला किया। ताहू बेबी, आप यहीं पर सोए रहो, उठना मत और रोना भी नहीं। मामा अभी आती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि सीढ़ियों पर अंधेरा और ये ना हो कि मैं भी गिर जाऊँ और आपको भी गिरा दूँ। वो सोए हुए ताहू को हदायत देती डरते डरते नीचे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। इसे इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अपने दिल पर काबू पाते आखिरकार वो इस अंधेरे में रास्ता तलाश करती बड़े दरवाजे को खोलते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगी थी। तेज़ तूफ़ानी बारिश में इसे लम्हों में भिगो डाला था, लेकिन इसने फैसला कर लिया कि वो पूछे बिना दरवाज़ा नहीं खोलेगी। कौन? पूरी तरह भीगते हुए गेट के इस तरफ खड़ी वो सवाल कर रही थी। क्या बेवकूफ़ाना सवाल है, इस वक्त कौन हो सकता है? दूसरी तरफ से दावर की आवाज़ आई और अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा खोलते बिना सोचे समझे तेज़ी से इसके सीने से जा लगी। वो जो जल्दी से जल्दी अंदर दाखिल होते हुए इस बरसती बारिश में भीगने से बचना चाहता था, इसकी अचानक हरकतें इसे भी परेशान कर डाला। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे इंसान हैं। आपको ज़रा एहसास नहीं कि घर पर आपकी बीवी, छोटा सा बच्चा है, किसकी तूफ़ानी बारिश से डर सकते हैं। वैसे तो शाम को घर पहुँच जाते हैं, और जब इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तब आप वापस घर का रास्ते ही नहीं देखते। आप जानते हैं हमें कितना डर लग रहा था। ऊपर से बिजली बंद हो गई, यहाँ कांपते कांपते जान आधी हो रही थी, और आप
वो इसके सीने से लगी मुसलसल बोले जा रही थी। ये शायद आंसू बहा रही थी जो इसकी बरसती बारिश के साथ ही कहीं बह रहे थे, लेकिन मैं उसके डर का अंदाज़ा लगा चुका था। मेरी जान, काम बहुत था इसलिए लेट हो गया हूँ, और ऊपर से मेरी चाबी गुम हो गई, वरना तुम्हें तकलीफ़ ना देता। आओ अंदर आओ, बहुत तेज़ बारिश है। वो इसे यूं ही खुद से लगाया दरवाज़ा बंद करता इसे अपने साथ अंदर की तरफ ले आया था। इसे खुद से अलग करते इसने बड़ी मुश्किल से निगाह इसके भीगे चरापे से चुराई थी। अपनी जेब में हाथ डालते हुए इस छोटे से पैकेट से अपना मोबाइल बरामद किया, जो शायद इसने बारिश से भीगने बचाने के लिए इस पैकेट में डाल दिया था। इसे अपने साथ अंदर लाते हुए वो इसके जिस्म की कपकपाहट को अच्छी तरह महसूस कर चुका था। इसका दिल दावर के दिल की धड़कनों के साथ रक्स कर रहा था। दावर खुद भी काफ़ी परेशान था। इस कंडीशन में इसने कब किसी को यूँ अपने इंतजार में पाया था? कौन इसे अपने डर से बचने के लिए इस हद तक इसके पास आया था? चलो आओ चेंज कर लो, फिर मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी हुई है। आज तो दोपहर में भी कुछ नहीं खा सका था। तुम्हारा टिफ़िन भी वहीं रह गया। आज सच में बहुत काम था। इसका हाथ थामे उसे अपने साथ लगाए रूम की तरफ ले जा रहा था, जबकि वो अपनी नज़रों को भटकने से रोके हुए था। भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोरों की लगी। अगर ताहू थोड़ा सा बड़ा होता ना तो मैं इसके साथ खा लेती, आपका इंतज़ार भी नहीं करती। वो सूसू करती बोली। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? लड़की, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मुझे आने में देर सवेर होती रहेगी तो क्या तुम यूं ही भूखी प्यासी बैठी रहा करोगी? आइंदा ये काम हरगिज़ मत करना। मेरे आने से पहले खाना खा लिया करो, और अगर फिर भी इंतज़ार करना ज़रूरी समझो तो ज़रा से ज़रा 7 बजे तक, वो उसे समझाते हुए बोला। मतलब 7 बजे तक आप हर हाल में आ जाया करेंगे, और अगर आप 7 बजे से लेट हुए तो आपको खाना नहीं मिलेगा? वो कमरे में दाखिल होती हुई बोली तो दावर इस छोटी सी पटाखा को देखकर हैरान रह गया, जो मज़े से अब इसके आने जाने का टाइम भी डिसाइड कर रही थी। एक तो इसका भीगा सरापा इसे बहकने पर मजबूर कर रहा था, और दूसरा इसका हक जताता अंदाज़ क़यामत। वो चेंज करके वापस कमरे में आया तो उसे यूं ही अपने बाल सुखाते हुए देखा। क्या मसला तुम्हारे साथ लड़की? जब मैं पास आता हूँ तब ऐसे कांपने लगती हो, और जब मैं तुम्हें खा जाऊँगा, जैसे मैं तुम्हें खा जाऊँगा, और फिर इस तरह की हरकतें करके खुद की तरफ मतवजा भी करती हो। तुम सच में इतनी मासूम हो या मेरे ज़ब्त का इम्तिहान लेना चाहती हो? ज़रा तफसील से बताओ मुझे। वो इसके सर पर सवार होकर इससे गोया हुआ। क्या मतलब है आपका? क्या हो गया आपको? मैं क्यों आपको अपनी तरफ मतवजा करने की कोशिश करूँगी? इसके लहजे में वाज़ेह कपकपाहट थी। वो इसकी बात की गहराई का मफ़हूम बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी कि वो कांपने वाली बात को किस तरीके तरफ लेकर जा रहा है। ये भी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी, बल्कि निगाहें भी झुका गई चुकी थी। लेकिन फिर भी अपनी गलती से ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। वो कहाँ इसके ज़ब्त का इम्तिहान ले रही थी, बल्कि वो तो इसकी इस नज़रों से छुप जाना चाहती थी। मतलब अपने मेरा बहुत साफ़ है लड़की, जाकर ये कपड़े बदल लो और अपने बाल बांध लो। मेरे सामने तब तक ये सब कुछ नहीं करना जब तक तुमसे अपना हक़ नहीं वसूल कर लेता। मेरे पास आने से पर तुम्हारी हालत फिर से गैर होने लग जाएगी। इसलिए बेहतर है कि अपनी इस नाजुक सी जान को मुश्किल मत डालो और जाकर चेंज करके आओ, वरना मैं तुम्हारी इन हरकतों को तुम्हारी तरफ से हाँ समझ कर फिर गुस्ताखियों पर मजबूर हो जाऊँगा, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो इसे घूरते हुए बोला था, जबकि इसकी बात को पूरी तरह समझने के बाद वो यही सोच रही थी कि इसकी निगाहों के सामने से गायब कैसे हो। लेकिन गायब होना आसान थोड़ी था। आखिर इसकी मुश्किल को आसान करते हुए दावर ने इस पर तरस खाया और इसका रास्ता छोड़ दिया। वो लम्हे में वहाँ से गायब हुई, जबकि इसकी स्पीड पर नफ़ी में सर हिलाता वो बेड पर आया था। किंजिश तो ऐसे गायब हुई है जैसे अंधेरी में शापर गायब होते हैं। जहाँ इसका मासूम बच्चा अपने हाथ पैर पूरी तरह खोले मस्त माहौल में अपनी नींदें पूरी कर रहा था। वाह ताहू मियाँ, डोले शोले तो बहुत बना रखे हैं आपने। इन दोनों से अपनी माँ की हिफाजत नहीं कर सके? नींद से फुर्सत मिले तो कोई काम भी करे ना जनाब, इनकी तो नींद ही पूरी नहीं होती। इसके साथ लाड करते हुए अपनी मूँछों की चुभन से जल्दी से बेदार कर चुका था। इस वक्त इसका इरादा थोड़ी देर इसके साथ खेलने का था, जबकि जब वो सुबह काम पर गया था तो ताहू गहरी नींद में था, और अब भी जब तक वो इसके साथ थोड़ा वक्त न गुजार लेता इसे सुकून नहीं मिलता था। ऐसे में थी इसको सोने की इजाज़त थी ही कहाँ। इसकी आंखें खोलने पर वो इसे गुदगुदाने लगा। वो जो रोने की तैयारी कर रहा था, इसे अपने ऊपर झुके बाप को देखकर खिलखिलाने लगा। अंदर कपड़े चेंज करती किंजिश तक इसकी मासूम आवाज़ आ रही थी। बड़े बेवफा हो ताहू आप ताहू बेबी, जब मैं आपको कह रही थी कि आप सोना नहीं तब आप सो गए, और जब बाबा वापस आ चुके तो जागे। बहुत गलत बात है। वो मुस्कुराते हुए हल्की सी बड़बड़ाती वॉशरूम से बाहर निकली, जबकि इसकी आवाज़ सुनने के बाद वो पूरी गर्दन घुमा के आगे पीछे देखने की कोशिश करने लगा। इसका इरादा अपनी माँ को ढूंढने के बाद इससे बहुत सारा प्यार करने का था। ये बात अलग कि इस वक्त वो अपने बाप के लाड से बच नहीं सकता था, जिसे कभी कभी तो वो खूब इंजॉय करते हुए हंसता खिलखिलाता, तो कभी इसका बाजा बजने लगता। इसको रोते देखकर वो इसे छोड़कर एक तरफ हो जाता था। किंजिश जाने और इसका बेटा, और अब भी वैसा ही हुआ था। वो काफ़ी देर से बड़े मज़े से इसके साथ खेल रहा था, जबकि वो इसके लिए ताज़ा रोटी बनाने चली गई थी। अभी इसने रोटी तवे पर डाली थी कि इसे ऊपर से ताहू के रोने की आवाज़ आना शुरू होगी। बेचैनी तो हुई, लेकिन फिर सोचा कि वो अपने बाबा के साथ है। वो अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ इसे अपने कान के बेहद करीब महसूस हुई। तुम्हारा बेटा कितना रोता है, ये लो इसे चुप करवाओ। वो ताहू के रोते हुए वजूद को इसके हवाले करता खुद तवे पर पड़ी रोटी की तरफ मतवजा हो गया। इसने एक नज़र अपने मासूम बच्चे को देखा, जो इसके कंधे से लगा हल्की हल्की आवाज़ में रोते हुए अपने बाप की शिकायत लगा रहा था। इसके होंठ बाहर को लटके हुए थे, जबकि नन्हा सा चेहरा इसके जारहाना बूसों की वजह से सुर्ख हो चुका था। दावर वैसे बहुत जुल्म है। आपको तरस नहीं आता इतने छोटे से मासूम बच्चे के साथ जारहाना सलूक करते हुए? वो इसे पीछे हटाते खुद ही रोटी को पलटते हुए बोली। दस्तयाब हो जाओ, इसके साथ ये जारहाना सलूक करना छोड़ दूंगा। वो शरारत से आंखें दबाते हुए बेसाख्ता इसके लबों पर झुका था। इसकी हरकत इतनी अचानक थी कि इसे हिलने का मौका भी न मिला, और वो इसके होंठों को निशाना बनाते हुए खीरे का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल चुका था। किंजिश जी जान से कांप रह गई।
इतनी देर तो इससे हरकत भी ना हो सकी। इसे यूं ही सकते में छोड़कर वो खुद ही रोटी को चंगेज में डालकर चूल्हा बंद कर चुका था। डार्लिंग, सकते से बाहर आ जाए, मुझे भूख लगी हुई है, ये ना हो कि मैं सचमुच में जिन बनकर आपको खा जाऊँ। बेहतर है कि आप मेरे लिए खाने का इंतज़ाम कर दें, मुझसे बोला। इसकी बात सुनकर किंजिश ने जल्दी जल्दी अपना काम करने की कोशिश की थी। इसके कांपते हाथ साफ नजर आ रहे थे, जिसे दावर गौर से देख रहा था। इसके इस कदर गौर से देखने पर वो मज़ीद कंफ्यूज हो रही थी। रहने तो तुमसे नहीं होगा, मैं ही करता हूँ, और मैंने तुम्हें वक्त इसलिए दिया कि ताकि तुम आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए नहीं कि मेरे हर बार करीब आने पर तुम इस तरह से कांपना शुरू कर दो। मुझे लड़ने वाली बीवियाँ पसंद है, डरने वाली नहीं। वो इसके साथ ही खाना टेबल पर लगाते हुए सुकून से खाने लग गया। वो काफ़ी देर से देखते रहे, जबकि वैसे अपने काम में मगन रहा तो इसने भी आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दिया। सुबह होते ही निकाह की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। सारी रात वो अपने ऑफिस में ही रहा था। बहुत सारे काम करने थे इसने। सारी रात पुरानी फाइलें खंगाल कर आखिरकार इसने एक फ़ाइल तैयार कर ली थी जिसमें एडवोकेट के केस की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। और जब इसने ये फ़ाइल सुबह दावर के टेबल पर रखी तो आगे से ये सुनने को मिला कि इसमें सिर्फ 50% मालूमात है और इसे बाकी की मालूमात चाहिए, और ये काम भी ज़ावर नहीं करना है। शायद वो इस पर हरगिज़ तरस ना खाता, इसे सारा दिन भी काम पर लगाए रखता है। इसने कह दिया कि आप घर जाकर आराम कर सकते हैं, शाम में आपसे मुलाकात होगी। और इसका बस इतना कहने की देर थी, वो वहाँ से बोतल के जिन की तरह गायब होता अपने घर अपने बेड पर था। इसने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो गलती से भी किसी दूसरे के केस में इसकी मदद करने के बारे में नहीं सोचेगा। वो पहले जैन के केस में एंट्री लेने की वजह से पछता रहा था कि वो केस से सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा, लेकिन अफसोस कि वो इसकी टीम के बॉस दावर हैदरी के हिस्से में नहीं आ रहा था। और वैसे भी सुनने में आया था कि दावर हैदरी ऐसे केसेस में अपनी टीम को बहुत छोटा कर देता है। वो सिर्फ इन लोगों के ऐसे केस में इन्वॉल्व करता है जिन पर वो पूरी तरह एतबार कर सकता हो, और वो जानता था कि वो इसके एतबार की लिस्ट में कभी नहीं आएगा और ना ही इसे किसी बड़े केस का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन जो भी था, इसे काम तो करना ही था। अपने काम को लेकर वो बहुत मुखलिस था। इसे यकीन था कि इसके बॉस को बहुत जल्द इस बात का एहसास हो जाएगा। और इस वक्त वो पार्लर में बैठी हुई थी, अपने आप को आईने में देखती। वो खुद पर भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह सच में इतनी खूबसूरत लग रही है। ज़ुबारिया तो न जाने कब से इसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, बार बार एक ही बात कि मैंने आज तक तुमसे ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी। क्या वो सच में इतनी खूबसूरत थी या इसे लग रही थी? अपने आप को आईने में देखते हुए खुद भी शौक की कैफियत में थी। माशाल्लाह, बहुत रूप आया आप पर, अल्लाह नसीब भी ऐसे ही करे। ब्यूटिशियन इसे आखिरी टच देते हुए दुआ देने लगी तो इसमें बेख्तियार आमीन सुम आमीन कहा। सुर्ख रंग के खूबसूरत लहंगे में वो आसमान से उतरी हूर लग रही थी, हमेशा खुद को सादगी में लपेटे। आज वो खूबसूरती की आखिरी इंतहा पर थी, और शायद ये पहला दिन था जब ज़ुबारिया ने इसकी तारीफ़ों के बुल बांध दिए थे। जो अपने अलावा किसी को कुछ समझती ही नहीं थी, इसकी खूबसूरती को देखकर अपने अल्फाज पर इस पर वारने लगी। सरविश हद से ज़्यादा शर्मिंदा होने की लगी थी। कोई इसकी यूँ तारीफ़ करे वो तो जानती ही नहीं थी, और ज़ुबारी के बेबाक जुमले से मज़ीद शर्मिंदा कर रही थी। मेहमान आने वाले थे और वो जो रात से ही थका हारा था, घर के माहौल को समझते हुए अपना फ़र्ज़ अदा करने लगा। जो भी था, रहील दूल्हा था और दूल्हे के अलावा ज़ावर इस घर का इकलौता लड़का था जिसके बहुत सारे फ़राइज़ थे जिनको वह सर अंजाम दे रहा था। वो कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा था। गाड़ी को कॉल करके बाहर रोकते इसने जोया को फ़ोन किया था। ज़ुबारिया से बात करना वो तकरीबन छोड़ चुका था, जबकि ज़ुबारिया खुद भी इसके गुस्से को समझते हुए इसे ज़रा फासला ही रख रही थी। ज़ोया ने बाहर ज़ावर के जाने की इत्तला दी थी और वो दोनों तरफ से इसे थामते हुए बाहर की तरफ लेकर जा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के सहारे पर एक कदम उठा रही थी, लेकिन लहंगा ज़्यादा भारी था जिसे उठाकर चलने से बेहद मुश्किल लग रहा था। न जाने वो आज का सारा दिन किस तरह गुजारने वाली थी। इन्हें बाहर निकलते देखकर एक पल के लिए ज़ावर की निगाह इसके चेहरे पर उलझ कर रह गई। इससे पहले इसने शायद इतनी खूबसूरती देखी थी। वो दुल्हन के रूप में इस कदर खूबसूरती से सजाया गया था। इसने जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला, जिसमें ज़ुबारिया दाखिल होते हुए इसके लहंगे को एहतियात से सीधा करती इसे गाड़ी में बिठाने में मदद कर रही थी। ज़ुबारिया इसके पैरों की तरफ लगी हुई थी। बेख्तियार लड़खड़ाई से पहले कि गिरती, ज़ावर ने आगे बढ़ते हुए इसका हाथ अपने कंधे पर रख दिया, जिसका सहारा लेकर वो आसानी से गाड़ी में बैठी हुई थी। एक लम्हा था, सिर्फ एक लम्हा, ज़ावर हैदरी को अंदर तक हिला गया था। वो सर झटकता गाड़ी की अगली नशिस्त पर आया और तेज़ी से गाड़ी को स्टार्ट करता घर की तरफ ले गया। इसके दिल की कैफियत अजीब सी हो रही थी। इस वक्त वो जल्द से जल्द घर वापस पहुंचना चाहता था। घर पहुंचते ही थोड़ी देर में मौलवी साहब तशरीफ़ ला चुके थे। इनके हाथ में निकाह का रजिस्टर था। वो सब लोग बैठे हुए थे, निकाह शुरू होने का इंतज़ार करने लगे। मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए निकाह की शुरुआत की ही थी कि अचानक वहाँ पर कुछ लोग दाखिल हुए, जिसमें कुछ कांस्टेबल थे। जैन का यूँ अचानक इसके घर आने से अजीब तो बहुत लगा, लेकिन इसने यही सोचा कि शायद वो इसके भाई की शादी पर आए, लेकिन फुल यूनिफॉर्म में ऐसा कैसे मुमकिन था। इंस्पेक्टर जैन की ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुके थे, तो फिर ये यहाँ क्या हो रहा है कर रहा है। अरे इंस्पेक्टर जैन, आप यहाँ इस तरह खैरियत तो है ना? वो इसके अंदाज से समझ तो बहुत कुछ चुका था, लेकिन फिर भी इससे पूछते हुए कहने लगा, सॉरी इंस्पेक्टर ज़ावर, मुझे नहीं पता था कि आपका घर है। आप ज़रा साइड पर आए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो एक तरफ होते हुए इससे कुछ कहने लगा। सभी लोग परेशान थे कि अचानक पुलिस यहाँ क्यों आई थी। जल्दी बताएं, आप यहाँ से अचानक से यहाँ इस तरह सब खैरियत तो है ना? वो इससे अपने साथ एक तरफ लेकर आया।
जिस पर जैन ने हाथ में पकड़ी फाइल इसके सामने कर दी थी। जिस चीज़ पर वो इतने दिनों से काम कर रहे थे ये इसी केस की फाइल थी। असल मुजरिम को पकड़ा जा चुका था, 7 लोगों को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया था। राहील 8वां इंसान था। इसका ताल्लुक इस गैंग से था। वो फाइल को बार बार पढ़ रहा था, लेकिन फाइल में बार बार पढ़ने के बावजूद भी कुछ बदला नहीं था। राहील का नाम 8वें नंबर पर दर्ज था। इसके ऊपर आपने बहुत काम किया और मैं समझ सकता हूँ कि ये केस कितना अहम है। मैं आपके घर में इस तरह से आया, मैं बहुत माजरत खाऊँ, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मुजरिम भाग ना जाए। इसकी पूरी टीम के बारे में पता लगा चुके हैं। इस टीम का एक एक बंदा इस काम के लिए करोड़ों हासिल कर रहा है। ये सबूत बिल्कुल असली है, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है, वरना शायद मैं आपको इस तरह से यहाँ नहीं बुलाता। मुझे सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं इंस्पेक्टर जैन, आप अपना फ़र्ज़ निभाएं। आप अभी के अभी राहील को अरेस्ट करके यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं सब घर वालों को समझा दूँगा। इसने ये सब कहने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं लिया था। इंस्पेक्टर जैन को इसका काम करने के लिए कहता वो बाहर निकल गया, जबकि इंस्पेक्टर जैन तेजी से राहील के पास आया और उसके चेहरे पर घबराहट साफ वाज़ेह थी। इसके हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए किसी के सवाल का जवाब दिए बिना वो इसे अपने साथ ही ले गया। इसने बस इतना ही कहा था कि वो पिछले रास्ते से राहील को लेकर जाएं ताकि ये सब कम से कम मेहमानों की नज़रों में आए। इनके ख़ानदान की इज्जत का सवाल था। या अल्लाह, ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमारे घर में पुलिस वो राहील को क्यों लेकर गए हैं? इन लोगों ने तुमसे क्या बात की? सब इसके सामने खड़े से सवाल कर रहे थे। इसने इनसे कुछ भी नहीं छिपाया। वो खुद इस वक्त शौक में था। आखिर इसका भाई इतना घटिया गिरा हुआ काम कैसे कर सकता था? छोटे छोटे मासूम बच्चों की जहनी कंडीशन को ख़राब करने से बड़ा भी भला कोई जुर्म हो सकता है? वो बच्चे जो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बुरी लत में लग जाते हैं। इसके पीछे भी बड़े बड़े गैंग का हाथ होता है और इसे अफसोस था कि ऐसे एक गैंग के बंदे के साथ इसका खून का ताल्लुक था। इसने सब घर वालों के सामने पूरी बात रख दी। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि राहील ऐसा काम कर सकता है, लेकिन इसने किसी को यकीन दिलाने की कोशिश नहीं की। इसने कहा कि इन लोगों के पास राहील के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत है और अगर वो इन सब लोगों के नाम बता देता जो कि इस खुफिया तौर पर काम करें तो वो राहील को सज़ा को कम करवा सकता है। चाची बिल्कुल खामोश खड़ी थी, जैसे इन सब चीज़ों से इनका कोई लेना देना ही ना हो। इनकी निगाह बार बार भटक कर अपनी भतीजी की तरफ जा रही थी, जो सुर्ख लहंगे में इन सबको देख रही थी। अभी कुछ ही देर में इसका निकाह होने वाला था। इसके साथ ये सब कुछ हो गया, न जाने लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। वो जानती थी सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सहरविश्त होगी। इसकी ज़ात पर उंगलियां उठाई जाएंगी। कोई कसूर ना होते हुए भी इसी को बुरा भला कहा जाएगा। कितनी चाहत से वो इसके घर में लेकर आई थी। दिल में ख्वाहिश थी कि वो इनके ख़ानदान की बहू बनकर इनके साथ है, कि आज वो खामोश नज़रों से इनकी तरफ देख रही थी। राहील की तरफ से इन्हें कोई दुख नहीं हो रहा था, या शायद वो अपने दुख को छुपाने का फ़न जानती थी, लेकिन जाबर ने इनके अंदाज में सहरविश के लिए फ़िक्रमंदी बहुत शिद्दत से महसूस की। यूँ राहील का अचानक मंदिर से गायब हो जाना, दुल्हन का यूँ तन्हा स्टेज पर बैठे रहना, नकाह का अचानक रुक जाना लोगों को बातें करने पर मजबूर कर गया। हज़ार तरह की ज़ुबानी और हज़ार तरह की बातें वो खामोशी से बैठी सुन रही थी। क्या हो गया? निकाह क्यों नहीं हो रहा? लड़का कहाँ चला गया? पुलिस क्यों आई थी? कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, कुछ हुआ है लगता है। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, जबकि वो वहाँ बैठी बेहद परेशान थी। जब अचानक ही जुबारिया और जोया इसके पास आई और उसे उठकर अंदर चलने के लिए कहा, वो इन्हें सवालिया नज़रों से देखती रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। थोड़ी देर पहले अंकल तायाबू, जावर और राहील छत पर गए थे और पुलिस वाले भी इनके पीछे इधर ही गए थे। फिर न जाने राहील कहाँ गायब हो गया। वापस आने के बाद सब घर वालों को अंदर कमरे में बुलाकर न जाने तायाबू ने क्या बताया था, लेकिन सबके चेहरे पर छाई परेशानी से साफ लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा हो चुका। राहील इस वक्त गायब था और वह कहाँ गया था बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं था। इसका निकाह शुरू होने वाला था। मौलवी साहब भी अपनी नशिस्त संभाल चुके थे। इस वक्त वो खुद भी परेशानी से कभी एक घर वाले का मुंह देखते तो कभी दूसरे का, और अब तो दुल्हन को भी वहाँ से उठाकर अंदर की जानिब लेकर चले गए थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोगों की अजीब अजीब बातें सुनते हुए वो खामोशी से घर वालों की तरफ से इशारा का इंतज़ार करने लगे। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो आज तो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू एपिसोड के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।